फटाफट से शुरू करते हैं 1 2 3 स्टार्ट करके। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म यानी ऋणात्मक, क्या कहते हैं, द्विभाषावाद। बाइलिंगुअलिज्म मोनोलिंगुअलिज्म होता है, मोनो मतलब सिंगल, यानी जो एक भाषा जानता हो। बाइलिंगुअल किसको कह रहे हैं हम, जो दो भाषाएं जानता हो। बाय का मतलब भी होता है दो, डाइसेक्ट करते हैं ना जैसे, है ना। तो अगर हम बात करें दो, बाइसाइकिल भी आई थिंक वहीं से आया होगा, तो दो यानी दो भाषाएं जानता हो। और मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषी, वो जो कई भाषाएं जानता हो। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। तो मोनोलिंगुअल जो एक भाषा जाने, बाइलिंगुअल जो दो, मल्टीलिंगुअल जो कई भाषाएं जाने। इसमें पॉलीग्लॉट और वो सब भी होते हैं जो 5 भाषाएं जान रहे हैं, बट आप 2 से अधिक में फिर बाइलिंगुअल में, मल्टीलिंगुअल में डाल सकते हैं। तो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म क्या है, इस बार खूब पूछा गया। देयर इज अ ग्रेजुअल, जब से ऑनलाइन पेपर हुआ तब से आने लगा, देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज और लॉस ऑफ यूज ऑफ द पर्सन्स नेटिव और फर्स्ट लैंग्वेज। जब आप दूसरी भाषा सीख लेते हैं तो आपकी पहली भाषा में कमी आ जाती है उसके इस्तेमाल में। क्यों? क्योंकि आप दूसरी भाषा का इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं। तो जो आपकी L2 है वो बड़ी हो जाती है, उसका जो यूज है वो बड़ा हो जाता है आपकी L1 से। यानी मदर टंग आपको हिंदी आती थी, आप भारत से अमेरिका चले गए, वहां इंग्लिश सीखी या यहां से सीख के गए, और अब आपके जीवन में 20 सालों तक इंग्लिश का ही प्रयोग है। अब आप इंग्लिश ही प्रयोग करते हैं तो आपकी हिंदी कमजोर हो गई है उसकी वजह से, या यूज में कम है। लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज है थॉर्नडाइक का। तो हम ये कहेंगे कि भाई बाकी बातें मैं क्वेश्चंस बाद में लूंगी, ये जो आप सुपर चैट वगैरह में कर रहे हो सब बाद में, पहले इधर आ जाओ, है ना, लास्ट में जाके बात करेंगे उस पर। तो लैंग्वेज 1 छोटी हो जाती है या कम यूज में आ जाती है, और लैंग्वेज 2 जो है वो ऊपर चली जाती है क्योंकि उसका इस्तेमाल ज्यादा है। तो यानी बाइलिंगुअलिज्म, दो भाषाएं तो आपको आती हैं लेकिन एक भाषा सब्ट्रैक्ट हो रही है, यानी उसका इस्तेमाल कम हो रहा है, उसकी वजह से आपको उसमें उसके यूजेज में समस्या आएगी। अगेन मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था, एक बच्चा है जो, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, एक बच्चा है जो भोजपुरी बोलता था, फिर वो महाराष्ट्र चला गया तो अब वो वहां पे ही मराठी बोलना सीख गया और भोजपुरी यूज नहीं करता है। दैट मीन्स किसका एग्जाम्पल है, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म का। आप गांव में रहते थे, आप गांव की भाषा बोलते थे, बाद में आप शहर आ गए, अब आप इंग्लिश बोलने लगे हैं, है ना। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं सेम बात लागू होती है। तो अब आप हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर बोलने लगे हैं। तो आप गांव में गए, किसी को राम राम बोलना था, आपके मुंह से निकल गया हेलो, है ना। ये क्या है, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म है ना, कि अब आपका इस्तेमाल अंग्रेजी का या जो दूसरी भाषा आपने सीखी उसका ज्यादा हो गया, पहली भाषा कम हो गई है, इस्तेमाल में कम आने लगी है। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। तो हम ये कहेंगे कि ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे जो परिवर्तन या लॉस ऑफ यूज या बहुत कम यूज हो जाना, किसका, पहली भाषा का या नेटिव लैंग्वेज का, जो आपकी मातृभाषा है, जो भी भाषा आपने पहले सीखी है, ठीक है ना, उसका यूज कम हो जाना और दूसरी भाषा जो है वो यहां पे ऊपर आ जा रही है। तो ये सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म है। सब्ट्रैक्शन का मतलब ये घटना, ऋणात्मक, है ना। एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म भी होता है, उस पर भी अभी बात करेंगे। तो ये क्या है, हेलो अंग्रेजी है, होला क्या है, स्पेनिश है, या अगर हम कहें कि कोई कहे बॉन्जोर, तो आपने फ्रेंच सीख लिया, फ्रेंच का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा, अंग्रेजी का कम हो गया। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई, क्लियर है। आगे आते हैं, एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म क्या है। एक होता है साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म, ठीक है। एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म क्या है, एडिटिव जैसा कि नाम से सजेस्ट कर रहा है कि ऐड हो रही है भाषा, एक के बाद दूसरी भाषा ऐड हुई है। दैट मीन्स पहले एक भाषा सीखी, मातृभाषा वो हिंदी हो सकती है, उसके बाद आपने दूसरी भाषा सीखी जो कि अंग्रेजी है, मान लीजिए। इसको अनुक्रमिक द्विभाषावाद भी कहेंगे हिंदी में। व्हेन अ स्टूडेंट्स फर्स्ट लैंग्वेज continues to develop while learning a second language, यानी दूसरी भाषा भी आपने सीखी और आपकी जो दूसरी पहली भाषा आपने सीखी और वो पहली भाषा कंटिन्यूटी में चल रही है और आप दूसरी भाषा भी सीख रहे हैं। मतलब एक भाषा सीख लिया आपने और दूसरी भाषा आप उसके बाद सीख रहे हैं। तो ये सीक्वेंशियल हो गया एक तरह से, है ना। सीक्वेंस में सीखी आपने, पहले एक लैंग्वेज, पहले हिंदी सीखी, फिर बाद में अंग्रेजी की कोचिंग ली, अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म है, दूसरी भाषा भी आपने सीखी। एक होता है साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म, ये थोड़ा सा डिफरेंट है एडिटिव से। साइमल्टेनियस का मतलब है दो भाषाएं एक साथ सीख रहे हैं, घर में हिंदी और इंग्लिश बराबर बोलते हैं माँ बाप, तो दोनों भाषाएं बच्चे को आ जाएंगी। या मराठी और इंग्लिश एक साथ बोलते हैं माँ बाप, तो मराठी और इंग्लिश दोनों उसके लिए मातृभाषा का काम करेंगी। साइमल्टेनियसली, समानांतर रूप से बच्चा सीख रहा है ना। घर में भोजपुरी और हिंदी दोनों बोलते हैं माँ बाप, तो दोनों आ जाएंगी, है ना। तो साइमल्टेनियस का मतलब है पैरेलली, यानी समानांतर रूप से दोनों ही भाषा जो है बच्चा साथ में सीख रहा हो, तो साइमल्टेनियस। एक के बाद दूसरी सीखे, एडिटिव। ठीक, एक सीखने की वजह से पुरानी जो है वो लुप्त होती जाए, तो सब्ट्रैक्टिव। ठीक, तो साइमल्टेनियस आप समझ रहे हैं, ये मान लीजिए मंडारिन आई थिंक चाइनीज होगी या जापानीज है, जो भी है भाई, है ना। तो आप अंग्रेजी और ये दोनों साथ में सीख रहे हैं, तो साइमल्टेनियस। ठीक है, अंग्रेजी का इस्तेमाल ज्यादा हो गया, जो दूसरी भाषा है जापानीज है या जो भी है उसका इस्तेमाल कम हो गया, तो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। दोनों एक के बाद दूसरी सीखी है, तो एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक पिक्चर से फटाफट से देखेंगे। अगर हम देखें L1 प्लस L2, L1 क्या है यहाँ पे, L1 मान लेते हैं आपकी हिंदी है ना, L1 मान लेते हैं हिंदी है, अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, और L2 है इंग्लिश। ठीक है जी, हमारे बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा रहा होगा। अब यहां पे अगर हम देखें एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म क्या है, आपने पहले लैंग्वेज 1 सीखी और उसके बाद आप L2 सीख रहे हैं, ठीक है, यानी हिंदी सीखी और फिर इंग्लिश सीख रहे हैं, एडिटिव है, ऐड हो गई दूसरी भाषा, है ना। इसके अलावा अगर हम एक एग्जांपल देखें L1 प्लस L2, यानी L1 और L2 दोनों आती हैं अब आपको, है ना, L1 L2 दोनों सीखी आपने, लेकिन L1 जो है वो कम हो गई, यानी हिंदी कम हो गई, इंग्लिश का इस्तेमाल ज्यादा हो गया। जो भाषा बाद में सीखी थी उसका इस्तेमाल ज्यादा है, पहले वाली का इस्तेमाल लुप्त हो गया है, कम हो गया है, उसमें क्षति आ गई है, ऋणात्मक हो गया है, वो तो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, ठीक है ना। एडिटिव में जब आप एक के बाद दूसरी अनुक्रम में सीख रहे हैं बेसिकली, तो ये बेसिक सी बात हो गई। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट लैंग्वेज वाज भोजपुरी। चेतन एक बच्चा है जिसकी मातृभाषा या पहली भाषा जो थी वो भोजपुरी थी। सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु, बच्चा सीधा बिहार से कहाँ चला गया, या भोजपुरी जहां पे बोली जा रही थी बिहार ही मानेंगे हम, तमिलनाडु चला गया। He no longer speaks भोजपुरी and only speaks English। अब वो भोजपुरी बिल्कुल इस्तेमाल करता ही नहीं है, अब सिर्फ इंग्लिश इस्तेमाल करता है। विद दी नेटिव्स, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, नेटिव्स मतलब जो देशीय लोग हैं, है ना, नेटिव लैंग्वेज जो हमारे देश की देशज भाषा जिसको हम कहते हैं। When the new second language replaces the native language, समझ पा रहे हैं, दूसरी भाषा ने, न्यू सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश ने जब रिप्लेस कर दिया नेटिव लैंग्वेज को, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। कोड मिक्सिंग नहीं, अभी तो उस पर आएंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक वही है, कोड स्विचिंग जी नहीं। बाइलिंगुअलिज्म, देखो दो भाषाएं जानता है और दो भाषाओं का प्रयोग कर रहा है तो बाइलिंगुअल है, लेकिन यहां पे कहा है एक भाषा कम हो गई है दूसरी भाषा के आने से, तो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म है। एक भाषा सीख ली फिर दूसरी भाषा सीख रहा है, एडिटिव है। जो दोनों भाषाएं एक साथ सीख रहा है तो साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म है एक तरह से, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, होपफुली क्लियर होगी, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक नहीं होगा। इस पे भी एक क्वेश्चन करेंगे, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग पे भी। कोड स्विचिंग क्या है और कोड मिक्सिंग क्या है? कोड का तात्पर्य यहां भाषा से है, एक तरह से ये बोलने में यूज होता है। कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का इस्तेमाल स्पीकर्स करते हैं, यानी जो वक्ता हैं वो करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे भाषा को बोलने में हम कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ हिंदी भाषा में बात कर रही हूँ, ये एक इवेंट है यूट्यूब का, है ना, हिंदी में भी आपको सेम एग्जांपल दिया था। अब मैं हिंदी में बात कर रही थी और हिंदी से बात करते करते मैंने क्या किया, इंग्लिश में स्विच कर लिया, यानी अब मैंने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। मैंने शुरुआत की थी मान लीजिए गुड इवनिंग से, है ना, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, या हेलो फ्रेंड्स दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न, और फिर मैंने हिंदी में स्विच कर दिया कि आज हम बात करेंगे ये। तो शुरुआत तो इंग्लिश से हुई थी, स्विच कर दिया दूसरी भाषा पे, तो ये कोड स्विचिंग हो गई। हिंदी से शुरुआत हुई थी इंग्लिश पे स्विच कर दिया, या इंग्लिश से शुरुआत हुई थी दूसरी भाषा पे स्विच कर दिया। अगेन मैंने सेम एग्जांपल दिया था, लोग जॉब स्विच करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। आप स्कूल में पढ़ाते होंगे तो एक स्कूल से दूसरा स्कूल जॉब चेंज करते होंगे, तो स्विच का मतलब है यहाँ चेंज करना, है ना। स्विच ऑन एंड ऑफ भी करते हो ना आप घर में, तो यहाँ पे क्या चेंज किया है आपने, तो जॉब चेंज की है, भाषा चेंज की है यहाँ पे, ठीक। तो कोड स्विचिंग मतलब कोड का मतलब यहाँ भाषा से है, ठीक है। कोड मिक्सिंग क्या है? सिंपल, भाषाओं को मिक्स कर दिया, हिंदी प्लस इंग्लिश, मतलब या ऐसे भी नहीं कहेंगे कि दोनों को साथ ही बोल रहे हैं, बोल सकते हो वैसे। कोड मिक्सिंग है, आपने कहा ये कोड मिक्सिंग का भी उदाहरण आप कह सकते हो। जब मैं नॉर्मल भाषा बोलते बोलते, जैसे मैं बोल रही हूँ नॉर्मल भाषा, अब नॉर्मल अंग्रेजी का शब्द है, भाषा हिंदी का शब्द है, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों लैंग्वेज को, तो ये कोड मिक्सिंग है ना, कोड मिक्सिंग है। अगर कोई कहे और भाई कैसे हो, व्हाट आर यू करिंग, ये भी तो चलता है ना आजकल, है ना, तो मतलब ये क्या हुआ, व्हाट आर यू डूइंग की जगह किसी ने हिंदी में उसको चेंज करने की कोशिश की। तो जब आप दो भाषाओं को मिक्स कर दे रहे हैं, है ना, जब आप दो भाषाओं को मिक्स कर दे रहे हैं तो वो कोड मिक्सिंग का उदाहरण है। जब आप किसी भाषा में, जैसे इंग्लिश का हम प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक, लेकिन जब आप पूरी तरह से एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जा रहे हैं या बोली में चले जा रहे हैं तो वो कोड स्विचिंग है। स्विचिंग का मतलब पूरा चेंज, मिक्सिंग का मतलब मिक्स कर दिए हैं शब्द आपने, सिंपल बात, नो बकवास। आते हैं आगे बढ़ेंगे। अगर जैसे मैं आपसे ये पूछूं, मैंने अगेन ये उस दिन भी एग्जांपल लिया था हिंदी पेडागोजी में, एलटी अड्डा, तो एलटी लिखा हुआ है अंग्रेजी में और अड्डा लिखा हुआ है हिंदी में, क्या है ये, कोड स्विचिंग है या कोड मिक्सिंग है? फटाफट से जवाब दो, बहुत तेजी से, समय ज्यादा लगाना नहीं है, फटाफट बताना है। कोड स्विचिंग है कि कोड मिक्सिंग है? ये एलटी अंग्रेजी में लिखा है, अड्डा लिखा है हिंदी में, फटाफट बताओ बहुत तेजी से। मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग, यस, दिस इज कोड मिक्सिंग, कोड मिक्सिंग।
भाई एक हिंदी एक इंग्लिश, यानी शब्द मिक्स हो रहे हैं दो भाषाओं के। सिंपल बात, आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें, क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कई लोग कंफ्यूज होते नजर आएंगे, क्योंकि मैंने आपको मोनोलिंगुअलिज्म बता दिया है। व्हेन मोनोलिंगुअल स्पीकर्स, यानी वो जो एक भाषा जानते हैं, एक भाषा में बात कर रहे हैं, है ना, जानते हैं एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो व्हेन मोनोलिंगुअल स्पीकर्स मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड्स ऑफ स्पीच विद इन द सेम स्पोकन और जेस्चर्ड आइडिया, दे आर एंगेजिंग इन व्हाट? बताओ फटाफट से जल्दी। अगर हम बात करें यहां पे किसका उदाहरण है ये? देखो सिंपल बात है, मोनोलिंगुअल स्पीकर्स एक भाषा में बोल रहे थे, हिंदी, मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल, एकदम शुद्ध हिंदी बोल करके बात कर रहा है व्यक्ति, टू इनफॉर्मल मोड्स ऑफ स्पीच। अब वो बोलेगा हिंदी ही, लेकिन क्या होगा, उसने बोली बोलना शुरू कर दिया। मान लीजिए हिंदी में कोई बोली पे वो आ गया, नॉर्मल स्टैंडर्ड हिंदी से, एक मानक हिंदी से किसी बोली पे आ गया। मान लीजिए वो कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश की हिंदी यूज करने लग गया, हरियाणवी जो कि हिंदी के आसपास की ही है। तो बेसिकली फॉर्मल यानी औपचारिक, जो एकदम आप प्रॉपर मीटिंग्स वगैरह में यूज कर रहे हैं, है ना, उस फॉर्मल से आप आ गए इनफॉर्मल पे, जो आप घर पे जिस तरह से बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये हिंदी ही सेम लैंग्वेज में हो सकता है ऐसा कि इनफॉर्मल यूज करना शुरू कर दिया आपने। ऐसा भी हो सकता था हिंदी से इंग्लिश पे चला जाता, बट क्योंकि हमें पता है मोनोलिंगुअल है, व्यक्ति को आती ही एक भाषा है ना। तो यहां पे आंसर क्या होगा? यहां पे आंसर होगा टू कोड स्विचिंग, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि उसने फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को मिक्स किया हो। अगर ऐसा होता तो कोड मिक्सिंग हो जाता। जब फॉर्मल से इनफॉर्मल चला गया, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया, स्विच कर लिया है अगले इंसान ने, तो कोड स्विचिंग कहलाएगा। ठीक है, सब पढ़ाएंगे भाई, थियरी भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, डोंट वरी। अभी तो ये शुरुआत के 2 टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए शुरुआत में करा रही हूं, है ना। तो व्हेन पूरा सिलेबस बढ़िया से कराएंगे, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है उसमें। व्हेन मोनोलिंगुअल स्पीकर्स, तो एक भाषा आती है लेकिन फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड गए हो आप, है ना। जब आप कह रहे हो भाई क्या कर रहे हो आजकल, है ना, और कोई हरियाणा का व्यक्ति वो कह रहा है क्या कर रहे हैं आजकल, या कुछ भी हो सकता है, मतलब उतनी अच्छी हरियाणवी मेरी कोई है नहीं, और वैसे भी मैं थोड़ा सा शर्माती हूँ बोलियों का इस्तेमाल करने में, है ना। तो ये क्या हुआ? अब कई लोग कहेंगे आप और शर्माते हो, रहने दो इन बातों को। देखो एक बार भाई, टीचिंग की नीड है एक्सट्रोवर्ट होना, है ना। टीचर्स भी शायद हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम बातचीत करें, ठीक। तो कोड स्विचिंग है। अगर यहाँ पे 2 भाषाओं को इनफॉर्मल और फॉर्मल मिक्स करके बोल रहा होता तो कोड मिक्सिंग हो जाती। हिंदी से इंग्लिश गया है तो कोड स्विचिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज कर रहा है तो कोड मिक्सिंग। तो 2 भाषाओं को मिक्स करके यूज करे तो मिक्सिंग, अगर एक से दूसरे पे चला जाए तो स्विचिंग। डायलेक्ट होता है बोली, बोली की यहाँ सच कोई बात हुई नहीं है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स अपने आप में एक अलग ब्रांच हो गई, जहां पे हम सामाजिक रूप से भाषा के इस्तेमाल की बात करते हैं। आते हैं एक और पॉइंट पे, छोटा सा पॉइंट है ये, छोटे से 3 पॉइंट है जो जरूरी थे, फिर हम प्रॉपर लैंग्वेज क्या है उसके प्रकार, स्टेप, दुनिया भर की बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें लैंग्वेजेस ऑल अराउंड अस, यानी भाषा हमारे चारों ओर है, हमारे वातावरण में बिखरी हुई है लैंग्वेज, जिस तरफ देखो भाषा है। अभी हम बात कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई बॉटल पे भी कुछ पीछे अगर हम पढ़ रहे हैं, इस पेन पे भी नाम लिखा हुआ है अगर, है ना, तो ये सब क्या है। आप एक लिपस्टिक भी खरीद करके लाएंगे तो उस पर भी नाम लिखा होगा किसी ब्रांड का, है ना। यहाँ पे ये मग है, इस पे भी लेट्स लर्न लिखा हुआ है। तो ये क्या है? भाषा हमारे चारों ओर है। तो भाषा हमारे एनवायरमेंट में, हमारे वातावरण में, हमारे परिवेश में बिखरी हुई है। ये बात एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसी से हम भाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो अब भाषा को अगर हमें लैंग्वेज को अच्छे से सिखाना है बच्चे को, तो हमें 2 चीजें करनी चाहिए। पहला है, एक तो उसको फैमिलियर एनवायरनमेंट देना चाहिए, यानी परिचित परिवेश, जहां जो भी भाषा आप सिखाना चाह रहे हैं उसका परिचित परिवेश। तो हम कैसे कहते हैं, जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश बोलने वाले लोगों के बीच में रहो, इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश में वीडियोस देखो, व्हाटएवर, यानी परिचित परिवेश में जिस भी भाषा को आप सिखाना चाह रहे हैं उसका परिवेश मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि लैंग्वेज वैक्यूम में या बंद कमरे में नहीं सीखी जाती, समाज में सीखी जाती है, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन से सीखी जाती है। एनवायरमेंट चाहिए उसके लिए। प्रिंट रिच एनवायरमेंट दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि क्लासरूम में, अगर आप क्लासरूम में सिखा रहे हैं तो एनवायरमेंट में चारों तरफ भाषा होनी चाहिए, यानी प्रिंट रिच एनवायरमेंट होना चाहिए। बाला, जिसको हम कहते हैं बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, यानी आपकी जो बिल्डिंग है वो लर्निंग एड्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह काम करे। एक तरफ ABCD लिखी हुई है दीवार पे, दूसरी तरफ कोई कविता लिखी हुई है, तो एनवायरमेंट पूरा प्रिंट रिच है। कहीं बच्चे क्या है, अंताक्षरी खेल रहे हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, जो भी भाषा वो सीखना चाहते हैं। तो एक तो फैमिलियर, परिचित परिवेश होना चाहिए उस भाषा का, उसके बोलने वाले आसपास वो भाषा हो चारों तरफ। इमर्शन मेथड में भी यही होता है कि हम डुबा देते हैं बच्चे को आसपास, पूरी मतलब भर भर के वही लैंग्वेज है जिसको हम सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए इमर्जन कहते हैं उसको, है ना। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको साथ में बताते चलूंगी, है ना, पेपर में आ जाती हैं और ये
इमर्शन मेथड में भी यही होता है कि आप पूरा परिवेश ऐसा दे देते हो जिसमें बच्चा डूब जाए, उसको चारों तरफ वही भाषा नजर आए और कुछ नजर ही ना आए। आपको भेज दिया जाए कहीं पे 6 महीने के लिए जहां इंग्लिश बोली जाती है, आप अपने आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, खैर मतलब कंटिन्यू करते हैं। तो भाषा हमारे परिवेश में बिखरी होती है, इस पे एक क्वेश्चन आया था जिसमें से आपको समझना, देखो अगर रेडियो सुन रहे हैं आप तो भी ये परिवेश का हिस्सा है, यानी भाषा हमारे परिवेश में बिखरी है। टेलीविजन पे भी भाषा है, जब आप नाटक देख रहे हैं कोई, यानी अनुपमा देख रहे हैं, कोई और सीरियल देख रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, है ना, महाभारत देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, वधु और वर की तलाश है, शादी.com खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फोन में कुछ भी चला रहे हैं, मैसेज टाइप कर रहे हैं, क्या है, चारों तरफ भाषा ही तो है। कोई होर्डिंग देख रहे हैं अपने शहर में आसपास जाते हुए, है ना, मैराथन का कि कंप्लीट सीडीपी कर लें, है ना, एक ही क्लास में, या कोई ऐड देख रहे हैं किसी तेल का, साबुन का, स्कूटी का, स्कूटर का, वॉटएवर, मोबाइल फोन का, है ना, विराट कोहली या कोई एक्ट्रेस जो है वो लेकर के फोन खड़े हुए हैं, तो वहां पे भी जब आप होर्डिंग पढ़ रहे हैं, दुकानों के ऊपर लिखी हुई चीजें पढ़ रहे हैं, वो सब क्या है, लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट हो गया, मतलब आसपास आपके लैंग्वेज है। ठीक है जी, चलिए खैर एक क्वेश्चन अब कर लें। देखिए ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे भाषा हमारे चारों तरफ से हमें घेरे हुए है, लेकिन कौन सा एक एग्जाम्पल इस चीज का नहीं होगा। चारों तरफ का मतलब डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास लैंग्वेज है, अलग अलग फॉर्म्स में। देखिए, लैंग्वेज इज फाउंड स्कैटर्ड इन आवर एनवायरमेंट, टू व्हाट डज दिस स्टेटमेंट नॉट अप्लाई, यानी या एक्सेप्ट लिख सकता था या लीस्ट लिख सकता था। जिन क्वेश्चंस में लीस्ट लिखा हो, जिन क्वेश्चंस में एक्सेप्ट लिखा हो, जिन क्वेश्चंस में, देखो ये एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट है यानी छोड़ के, किसको छोड़ के, नॉट लिखा हो, नहीं, तो इनको ध्यान से पढ़ना होता है। तो भाषा हमारे चारों ओर है, लेकिन इसका उदाहरण कौन सा नहीं है, तो आप लोग 4th दे रहे हैं, सही है भाई। न्यूज़पेपर हाँ चारों ओर है, एडवर्टीजमेंट चारों ओर है, साइन बोर्ड चारों ओर है, लैंग्वेज लेबोरेटरी कहाँ चारों ओर है, ये तो मैं इसको लिटरली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो जहां आप लैंग्वेज पर्पसफुली सीखने जा रहे हो वो चारों ओर का एग्जाम्पल नहीं है, वो लैंग्वेज लर्निंग हो रही है। फिर चारों ओर मतलब बिखरी पड़ी है हमारे एनवायरमेंट में, बिना कॉन्शियसली हम लैंग्वेज सीखने नहीं जा रहे हैं, बट हम देख रहे हैं चारों तरफ भाषा है भाई। न्यूज सुन रहे हैं तो भाषा है, गाना सुन रहे हैं तो भाषा है, सपने देख रहे हैं उसमें भी लैंग्वेज के माध्यम से देख रहे हैं। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या है, एक स्पेसिफिक प्लेस है जहां आप भाषा सीखने गए हैं, भाषा की प्रयोगशाला। लैंग्वेज क्लासरूम, स्पोकन इंग्लिश सीखने जा रहे हैं आप, या स्पोकन फ्रेंच सीखने जा रहे हैं, मतलब फ्रेंच सीखने जा रहे हैं, स्पोकन हो कैसी भी हो, मतलब प्रॉपर भी सीखने जा रहे हैं, लिखना पढ़ना भी, तो ये क्या लैंग्वेज लर्निंग का क्लासरूम प्रॉपर हो गया, वो एक डेडिकेटेड जगह है जहां भाषा सीखने गए हैं, वो चारों ओर नहीं बिखरी हुई है ना। तो ये एनवायरमेंट, यहां पे ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन लैंग्वेज लेबोरेटरी इसलिए हो गया क्योंकि ये सब तो हमारे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, इसके लिए आपको स्पेसिफिकली जाना पड़ेगा कहीं ढूंढ करके एक जगह, ठीक है ना। तो ऐसे ही जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने दिया था कि भाई टीचिंग लर्निंग मटेरियल में कौन सा एक, आई थिंक कुछ तो था कि कौन सा आपका, जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल आएगा तो मैं बताऊंगी वो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे बीच बीच में याद आते रहेंगे, मैं बताती जाऊंगी आपको, ठीक है ना। तो कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन सा नहीं होगा, तो उसमें बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं क्लासरूम में, तो उसको छोड़ के, क्लासरूम की जो गतिविधियां हैं उनको छोड़ के बाकी सब टीचिंग लर्निंग का एग्जाम्पल थे। टीएलएम का कि भाई बोर्ड भी जो है टीएलएम है, तो आपको ऑड वन आउट चूज करना होता है ऐसे ऑप्शंस में से कि कौन सा एक अलग दिख रहा है बाकी के 3 से, ठीक है ना। अब आते हैं फटाफट से जो आपका पहला चैप्टर होता है, जीवन पर्यंत हम पढ़ते पढ़ाते समझते आए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अंत तक आते आते समझनी है, लैंग्वेज यानी भाषा। देखिए स्पीड आज तेज ही रहेगी, रिवीजन के तौर पे इसको देखना है, चीजें सारी समझ में आएंगी, स्पीड कम करके देख लेना, मेरी नेचुरल स्पीड आज मैंने वैसे भी बढ़ा के रखी है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें भाषा की, भाषा क्या है, अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, यानी जिसके माध्यम से हम, लैंग्वेज क्या है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, हम सोच क्या रहे हैं, मैं क्या सोच रही हूँ कैसे एक्सप्रेस करूंगी, भाषा के माध्यम से। अब वो चाहे साइन लैंग्वेज हो, चाहे वो बोल करके ओरल लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका कैसी हो, रिटन लैंग्वेज हो, पत्र लिख करके, ठीक है ना। तो पत्र तो नहीं, आजकल व्हाट्सएप मैसेज लिखते हैं आप। तो एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स, यानी जो भी मुझे नए आइडियाज आए हैं, जो मैं सोच रही हूँ, मेरी जो चिंतन प्रक्रिया है वो, और फीलिंग्स, जैसा आप महसूस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आता था कि भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान, कम्युनिकेट भी करते हैं आप थॉट्स को भाषा के माध्यम से, उनको सोचते भी हैं और महसूस भी करते हैं। तो भाषा महसूस करने, अपने आप को अभिव्यक्त करने और सोचने का माध्यम है। तो हालांकि इस पे अभी हम आएंगे। बहुत बढ़िया शहीदुल, आपने जॉब भी ले ली है, 4 बार सीटेड भी कर लिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए हम आएंगे, है ना, आपसे मिलेंगे कभी, आप मेल कीजिएगा, मीटअप में आइएगा। देखिए तो लैंग्वेज इज मीडियम थ्रू, क्या है, मीडियम है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, सिर्फ संचार का माध्यम नहीं है, सिर्फ अपनी बात को कहना, दूसरे की बात को समझना, ये भाषा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। भाषा हमें सोचने से लेके, समझने से लेके, हमारे संज्ञान, हमारे कॉग्निशन, हम कहते हैं कि जिन लोगों को 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हैं उनका दिमाग अच्छे से डेवलप हो पाता है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बच्चे के लिए अच्छा है कि आप 2 या 2 से अधिक भाषाएं जानें। तो हम महसूस भी कर पाते हैं भाषा के माध्यम से, सोच भी पाते हैं, अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस भी कर पाते हैं।
फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के प्रकार कह लीजिए या रूप कह लीजिए आप। सिंपल 3 फॉर्म्स हैं। ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा, जब दो लोग आपस में बात करके, जैसे आप मेरे सामने हो और कुछ कह रहे हो और मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, जैसे कि दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, है ना, दो लोग लड़ते हुए अगर आपको नजर आ रहे हैं रोड पे, अरे तूने मेरी स्कूटी में टक्कर कैसे लगाई, तूने ये कैसे किया, तूने वो कैसे किया, तू जानता है मेरे पिताजी कौन है ना। तो ये क्या है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मतलब ये तो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये मौखिक भाषा का उदाहरण है ना, मौखिक भाषा का उदाहरण है। या आप कोई स्पीच सुन रहे हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर कोई स्पीच दे रहे हैं, या बहुत पुरानी कोई अभी एक मूवी आ रही है ना अटल जी के ऊपर, तो उनकी कोई आप स्पीच सुन रहे हैं, आ क्या रही है, आ ही गई आज, बस हमें फुर्सत नहीं है देखने जाने की, देखेंगे। तो ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा, जब आप ओरली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। रिटन लैंग्वेज क्या है, जब आप लिख करके पत्र लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं आप, वॉट एवर, है ना, आप कुछ भी काम, जैसे आपका एडमिट कार्ड है तो वो भी रिटन फॉर्म में होगा। रिटन लैंग्वेज क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है भाषा की, ठीक। ओरल क्या है, एक तरह से सिमेंटिकली आप सुनते हैं अर्थ निर्माण के लिए। साइन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो इंडियन साइन लैंग्वेज है, इसको स्टैंडर्ड यानी मानकीकरण की बात की है इसकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, कि इसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाएंगे। जो लोग जिनको मूक बधिर या बधिर लोग हैं, जो डेफ एंड डम की कैटेगरी में आते हैं, जो बोल और सुन नहीं सकते, उनके लिए प्रयोग होती है। आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखा होगा, और ये भी एक नेचुरल लैंग्वेज मानी जाती है, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। ये भी भाषा का एक माध्यम है। और अगर हम देखें तो पहले तो हम साइन लैंग्वेज यूज करते ही थे, मतलब बहुत पुराने समय में, आज भी करते हैं। हम कहते हैं गुड की जगह हमने कहा ये, है ना, आंखें दिखा दी किसी बच्चे को, डरा दिया आपने, तो ये भी क्या है, साइन लैंग्वेज है। जेस्चर से, हाव भाव से आपके, है ना, आप कह रहे हैं मतलब बढ़िया लग रहे हो, जीरो नहीं लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो, ये क्या साइन लैंग्वेज होगी। तो बच्चे की जो अगर हम साइन लैंग्वेज की एक फॉर्म माने तो क्राइंग, जब बच्चा रोता है, वो भी एक तरह की साइन लैंग्वेज है ना। तो चलिए खैर आते हैं वापस। अब हम बात करें ओरल लैंग्वेज की, इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे, बेसिक बात है। ओरल लैंग्वेज मतलब बोल करके या सुन करके जब आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। रिटन लैंग्वेज ज्यादा स्थायी होती है, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं भाई अपनी बात से मुकर जाओ आप, हमें क्या पता लगेगा। आपने आज कहा, अरे मैंने कल कहा था कि, अच्छा छोड़ो, अच्छा मान लीजिए कि मैंने कल कहा था आज इंग्लिश पेडागोजी की मैराथन होगी, आज नहीं हो पाई। मैंने लिख के दिया होता, उस पर फाइन भी होता, उस पर चीजें होती, प्रॉपर प्रोसेस होता, वो तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता। मतलब ये भी एक, छोड़ो, ये भी एक बेकार सा एग्जांपल है। हम ये कहते हैं कि मौखिक भाषा से ज्यादा स्थायी होती है लिखित भाषा, है ना। जब भी हम कहते हैं हमें किसी बात पे भरोसा पक्का कराना हो कि यार लिख के दे दे, है ना, कि लिख के दो कि ऐसा ही होगा, आप कहते हैं क्यों दूं भाई लिख के, क्योंकि साइन प्रॉपर करेंगे आप, या कोई भी पेपर आप साइन कर रहे हैं तो आपको पता है कि वो ज्यादा क्रेडिबल है। चेक अगर साइन कर दिया तो उसकी वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू है, बजाय कि आपकी मुंह से कुछ भी कह देने की बजाय। तो रिटन लैंग्वेज जो है वो ज्यादा स्थायी होती है, इज मोर स्टेबल और क्रेडिबल, ज्यादा विश्वसनीय होती है देन दी ओरल लैंग्वेज इटसेल्फ। यानी जो मौखिक भाषा है उससे ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्थायी है, ज्यादा विश्वसनीय है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे संविधान की बात कर रहे हैं, लिखित है प्रॉपर, अमेंडमेंट्स, चेंजेस उसमें हो सकते हैं, संशोधन हो सकते हैं, बट वो अपने आप में एक लेंथी प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आज कुछ कल कुछ, कि आज किसी नेता का मन किया ये कह दिया, परसों कुछ और कह दिया, भाषण में कुछ और कह दिया, जब बाद में सरकार आई तो नौकरी मिल नहीं रही थी। तो ये क्या है, ये मौखिक भाषा में तो भाई क्या होती है, बहुत ही फ्रेजाइल सी है, मतलब कभी भी बदल सकती है, बहुत ज्यादा उसका भरोसा नहीं है। लेकिन रिटन का ज्यादा भरोसा है ना। अफसोस करोगे, लिख के लीजिएगा। ये गाने का मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि मतलब पक्का भरोसा है, एकदम पक्की बात है, लिख के देने को तैयार है सामने वाला, ठीक। तो रिटन लैंग्वेज, आप किसी का पत्र, है ना, पुराने जमाने में पत्र लिखते थे लोग, तो अगर आपके घर में किसी के पत्र हो, पुराने लोगों ने, कोई मान लीजिए आर्मी में था, फौज में था, वहां से अपने घर वालों को पत्र लिखता था, तो वो पत्र आप आज तक संभाल के रख सकते हैं, है ना। तो जो रिटन लैंग्वेज है वो ज्यादा स्टेबल होती है मौखिक की बजाय। मौखिक का क्या है, आज कह लीजिए आई लव यू, कल कह दीजिए आई हेट यू, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। लेकिन व्हाट्सएप पे अगर मैसेज लिख के भेज दिए हैं किसी को, तो 4 साल बाद चाहे आप रिश्ता खत्म कर दीजिए, वो तो एज इट इज परमानेंट है लिखा हुआ, ठीक है ना। तो एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट बाय चेंजिंग थोड़ा बहुत, मतलब थोड़े बहुत फेरबदल के साथ, यानी बाय डूइंग माइनर चेंजेस। क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट एनी लैंग्वेज इन एनी स्क्रिप्ट। तो एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट, किसी भी लिपि में। स्क्रिप्ट क्या है, भाषा को लिखने की एक, क्या कहें, तरकीब कह लीजिए आप, है ना, मेथड है एक। ये लैंग्वेज लिखी जिसमें जा रही है, उस मेथड को स्क्रिप्ट कह रहे हैं, लिपि कह रहे हैं हम। जैसे हम अंग्रेजी को लैटिन या रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, है ना,
वैसे तो लैटिन स्क्रिप्ट, बट रोमन वाले लोग यूज करते थे, तो हाउ डज इट मैटर। खैर, तो ABCDEFGH ये सब क्या है, आपने ये अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं आप। देवनागरी जब हम लिख रहे हैं क ख ग घ, है ना, तो ये क्या है आपका देवनागरी लिपि हो गई, ठीक है। ऐसे संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है। तो कई सारी भाषाएं, जैसे संस्कृत हुई, हिंदी हुई, वो देवनागरी में लिखी जाती हैं, और भी भाषाएं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। लेकिन ऐसी रोमन स्क्रिप्ट में कई सारी भाषाएं हैं जो इंग्लिश के अलावा भी कई और भाषाएं, शायद फ्रेंच की भी सेम ही स्क्रिप्ट है। तो जब हम देख रहे हैं कि एक लिपि के अंदर कई भाषाएं लिखी जा रही हैं, तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं बाय चेंजिंग अ बिट, हल्का सा थोड़ा बहुत चेंज करेंगे और किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख देंगे। जब हमने कहा कैसे हो, कैसे हो, तो अब इस कैसे हो को आप थोड़ा सा फेरबदल करके अंग्रेजी में भी लिख सकते हो। तो लिपि बदल गई, ये आपकी रोमन लिपि हो गई, ये देवनागरी में लिखा था, लेकिन मैसेज तो सेम ही है ना, कैसे हो, है ना, सिंपल बात। तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। अब हम बात भाषा की कर ही रहे हैं, तो हम डायलेक्ट यानी बोली की भी बात कर लेते हैं। बोली क्या है, एक रीजनल फॉर्म है लैंग्वेज की, एक लैंग्वेज का छोटा रूप कह लीजिए, या क्षेत्रीय रूप है अगर मैं कहूं भाषा का, कि जो भाषा है वो ज्यादा मानकीकृत होती है, ज्यादा बड़े स्तर पे, ज्यादा प्रूवन है, ज्यादा चीजें हैं। बोली छोटा रूप है ना, कि किसी हम अवधि, आई थिंक बोली है ना, हाँ, तो हम ये कहेंगे कि कई सारी सबसेट्स हो सकते हैं लैंग्वेज के, छोटे रूप, जिसको हम बोली कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद विमलेश। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो किसी भी भाषा को किसी भी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें, एक नंबर का क्वेश्चन आता ही है, फोनीम और मॉर्फीम और सिंटैक्स, ठीक है ना। फोनोलॉजी पहले ये समझ लेते हैं, फिर मॉर्फीम और फोनीम में आपको बता दूंगी। फोनोलॉजी, फोनोलॉजी देखो, फोन साउंड, स्पीकर, फोन से साउंड का संबंध है। फोन उठा के क्या किया जाता था, पहले तो सिर्फ यही होता था, आजकल तो आप फोटो खींच लो, 50 चीजें कर लो, बट नेचुरली क्या होता था, फोनोलॉजी का मतलब साउंड से, जहां फोन वर्ड आ जाए साउंड समझ लो, है ना। ये जो स्पीकर बना हुआ है, स्पीच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा का मौखिक रूप, जिसमें हम भाषा को बोलने से या सुनने से संबंधित बात कर रहे हैं। फोनोलॉजी क्या है, एक तरह से ध्वनि विज्ञान हो गया, जिसमें आप पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, कौन सी ध्वनि कैसे बनती है, क्या होता है। इस फोनोलॉजी से ही जुड़ी हुई एक चीज है जिसपे बहुत बार क्वेश्चन आया है, फोनीम या स्वनिम कह देते हैं हम हिंदी में। फोनीम, फोनीम क्या है, अगेन जब फोन लिखा है तो साउंड से ही संबंधित होगी, और साउंड का एस्पेक्ट कहां होता है, उच्चारण में यूज करते हैं हम साउंड का, प्रोनाउंसिएशन, है ना। कई लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। हाउ डज इट मैटर, है ना। जब आप पढ़ाएंगे, एक लैंग्वेज टीचर बनेंगे, तो आप अपनी भाषा पे काम कर लीजिएगा, अगर इतना खराब उच्चारण है तो, क्योंकि टीचर्स से बच्चे भी सीखते हैं, है ना। कई तो इंग्लिश के टीचर ऐसे खतरनाक मिल जाते हैं, वो इंग्लिश को ही इंग्लिश बोलते हैं। अब वो क्षेत्रीय प्रभाव है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि एक बच्चा है जो सड़क को सरक बोलता है, तो क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, उसकी क्षेत्रीय भाषा, उसकी रीजनल लैंग्वेज, उसकी मदर टंग का प्रभाव है। लेकिन व्हेन यू आर अ टीचर ऑफ इंग्लिश, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इंग्लिश को इंग्लिश बोल पाए, है ना। तो अब ऐसा नहीं कि उनको, अब हम ये कहें भाई उनको ऐसा ही माहौल मिला होगा, ठीक है, लेकिन हमारी खुद की भी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ टीचर भी, और हम एज एन इंडिविजुअल भी, कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं, है ना। जब मैं भी दिल्ली आई थी तो जीन्स को जिन्स बोलती थी, आई थिंक, मेरे को याद है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखते हैं, यदि हम खुद पे काम करें तो, है ना। खैर, वो एक अलग कहानी है। तो साउंड क्या है, अब गणित का टीचर भाई लैंग्वेज गलत बोले समझ में आता है, लेकिन लैंग्वेज का टीचर लैंग्वेज ही गलत बोले तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। थोड़ी बहुत गलतियां सब करते हैं, बट मेजर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फोनीम यानी साउंड के एस्पेक्ट से, हम कहीं और ही निकल गए बातों में। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, यानी साउंड की, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है बात, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। जब हम च बोल रहे हैं, CH, ख बोल रहे हैं, KH, तो भाषा में कौन से कॉम्बिनेशन से मिलकर कैसी साउंड आएगी, इसका अपने आप में कोई मतलब हो ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन साउंड की, मतलब इसको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी हम जोड़ सकते हैं इससे ही, कि भाषा ध्वन्यात्मक जागरूकता, कौन सी भाषा के कौन से वर्णों के मिलने से कैसी आवाज निकलती है, आप उसको लेके अवेयर हैं। तो फोनीम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ठीक। इसके बाद आता है मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है भाई, मॉर्फोलॉजी है अर्थ विज्ञान, यानी अर्थ कैसे बनता है भाषा में, साउंड कैसे बनती है, ये फोनोलॉजी में था। फोनीम स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, सबसे छोटी इकाई भाषा की, ठीक। अगर आप बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो इससे जुड़ा हुआ है मॉर्फीम, यानी अर्थ विज्ञान, ये मीनिंग फॉर्म, भाषा की मीनिंग फॉर्म है, यानी अर्थ की बात करेगा। मॉर्फोलॉजी से संबंधित एक बात आ जाएगी, मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होता है भाई, मॉर्फीम है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, सबसे छोटी इकाई
भाषा की मीनिंग, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। मीनिंगफुल यानी जिसका कोई अर्थ है, अर्थ की सबसे छोटी इकाई, मीनिंगफुल यूनिट, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी इकाई अर्थ की। इससे ज्यादा आपने तोड़ दिया शब्द को तो अर्थ नहीं बचेगा। जैसे वाटर को अगर आपने तोड़ दिया, वाटर को अगर आपने और ब्रेक किया तो कुछ नहीं बचेगा। वो और टर, ना तो वो का कोई मतलब है ना टर का कोई मतलब है, ठीक है ना। तो ये मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग हो उसकी सबसे छोटी इकाई। फोनीम क्या थी? साउंड की सबसे छोटी इकाई, कि साउंड ही नहीं बचेगी अगर इसको और फर्दर ब्रेक कर दिया, तो इसलिए इसको ब्रेक नहीं कर सकते भाई। सी एच या सी को भी ब्रेक कर दोगे तो साउंड ही नहीं बचेगी ना, ठीक है ना। तो वो सबसे छोटी इकाई है भाषा की। तो साउंड्स कैसे बनती हैं वो फोनीम में आ जाएगा। अगर हम बात करें सिंटैक्स की, सिंटैक्स क्या है भाई? सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स स्ट्रक्चर से संबंधित है ना। सिंटैक्स स्ट्रक्चर से संबंधित है, कहां सब्जेक्ट आएगा, कहां वर्ब आएगी, कहां ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में भाषा सही है कि नहीं, वर्ड का ऑर्डर सही है कि नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं है हमने लिख दिया गोज राम स्कूल, जबकि आना क्या था? राम गोज टू स्कूल, ठीक। तो हमें पता है, एक क्वेश्चन आता है मैडम ड्राइव्स बाइसिकल। इसमें दो चीजें मैं बता दूंगी आपको फटाफट से, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसलिए समय लगा रहे हैं। मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल, ठीक है, यानी मैडम एक बाइसिकल चलाती हैं, ड्राइव करती हैं। अब इसमें कैसी मिस्टेक है? पहला ऑप्शन है सिमेंटिकल, सिमेंटिकल मिस्टेक है, सिमेंटिकल। दूसरा ऑप्शन है सिंटैक्टिकल या सिंटैक्स वाली मिस्टेक है, सिंटैक्टिकल, ठीक है। अगर हम देखें, हमने एक चीज अभी तक नहीं पढ़ी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कि हमने सिंटैक्स की बात की कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह है, वर्ब वर्ब की जगह है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह है, ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है, इसको सिंटैक्स कहते हैं। ग्रामेटिकली सही होने के बावजूद मीनिंगफुल सही नहीं हो, मीनिंग उसका सही, सेंस सही ना बने, तो वो सिमेंटिक कहलाता है। सिमेंटिक्स लैंग्वेज में क्या करते हैं? प्रॉपर सेंस की स्टडी करते हैं, मीनिंग ठीक बन रहा है कि नहीं, है ना, प्रॉपर सेंस बनाने की बात करते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि भाई फलाने के दादाजी एक्सपायर हो गए, बहुत कॉमन लाइन है, भारतवर्ष में यूज करते हैं हम लोग, बचपन में हमने भी की होगी कभी ना कभी। अब सिमेंटिकली अगर हम देखें तो ये बात गलत है, क्योंकि दादाजी एक्सपायर कैसे हो सकते हैं? दादाजी कोई दवाई थोड़ी थे कि उनपे एक्सपायरी डेट लिख के आई थी, ब्रेड का पैकेट थे कि उनपे एक्सपायरी डेट लिख के आई थी। इंसान के साथ एक्सपायरी डेट थोड़ी आती है, पता नहीं कब तक है, जिए तो 100 साल, नहीं तो 10 साल भी नहीं, मतलब 10 साल थोड़ा कम हो गया अगर कोई बीमारी हो जाए, मतलब यू नेवर नो। तो वहां पे एक्सपायरी डेट नहीं है, तो वो सेंस गलत बन गया उसका, है ना। एक्सपायर्ड नहीं हो सकते दादा, कोई दवाई नहीं थे, पास रवे होंगे, डेथ हो सकती है उनकी, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई, डिमाइज हो गया उनका, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो सिमेंटिकली गलत हो गया वो शब्द अगर हम ऐसा कर रहे हैं। ये कैसे गलत है? देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो सही है, मैडम की जगह मैडम है, वर्ब की जगह ड्राइव की जगह ड्राइव्स तो है ही, और आपका ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? तो ये सिंटैक्टिकली तो सही है, सिंटैक्टिकल मतलब सिंटैक्स वाइज तो ये सही है, स्ट्रक्चर इसका सही है, ग्रामेटिकली इसमें कोई तकलीफ नहीं है। गलती कहां है? सिमेंटिकल, सिमेंटिक मिस्टेक है इसमें, कि जिस चीज के ऊपर बैठ के हम चलाते हैं, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, ऊंट हो, साइकिल हो, वो क्या है? राइड की जाती है। हॉर्स हो, मतलब हॉर्स हो जिसको हम कह रहे हैं, ये कतई अमेरिकन अंग्रेजी पे चली गई मैं, हॉर्स। देखो एक बार, तो ये क्या है? ये राइड की बात होगी, ऊपर बैठ के चला रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये सिमेंटिक मिस्टेक थी, सिंटैक्टिकली ठीक था। तो ये बेसिक सी बातें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। तो ये बात हो गई खत्म हमारी। आगे आए एक क्वेश्चन कर लें इसी बात पे। अगर हम देखें, ये एक क्वेश्चन है आपके पास, फटाफट से करिएगा। द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज, क्या लिखा है? ऑफ साउंड, यानी फोनीम से संबंधित होगा। साउंड, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड होता, मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज होता, अगर साउंड ना लिखा होता तो यहां पे 200% आंसर मॉर्फीम हो जाता। लेकिन साउंड लिख दिया तो मॉर्फीम नहीं, फोनीम ही आएगा। मीनिंगफुल का मतलब इनके सेंस में है कि अगर इसको और तोड़ दिया तो साउंड ही नहीं बचेगा। अगर चौ को और तोड़ दूं तो फिर इसमें साउंड बचेगा ही नहीं ना, यानी जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है ना। मॉर्फीम है वर्ड की या अर्थ की सबसे छोटी इकाई, मतलब जिसमें अर्थ की बात हो रही हो, मीनिंग हो जिसका कोई, साउंड के सेंस में नहीं, वर्ड के सेंस में। सिमेंटिक सेंस की बात करेगा कि वर्ड तो सही है लेकिन वो जहां यूज होना चाहिए वहां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। सिंटैक्स आपके स्ट्रक्चर की या ग्रामर की बात करेगा। इतनी बात क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। भारत में बहुत सारी लैंग्वेज फैमिलीज चलती हैं, जिनमें से अगर हम बात करें, हमें सारी लैंग्वेज फैमिलीज नहीं पढ़नी है, हमको क्या, इंडो यूरोपियन
लैंग्वेज फैमिली में हिंदी और इंग्लिश आते हैं, और भी बहुत सारे हैं, गुजराती भी इसी में आता है, लेकिन बस ये एक जनरल नॉलेज के लिए है, बहुत पुराने समय पे एक क्वेश्चन आया हुआ था इससे। हिंदी और इंग्लिश कहाँ आते हैं? इंडो यूरोपियन फैमिलीज में आते हैं, ठीक। बाकी द्रविडियन है जिसमें कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, तिब्तो बर्मन है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है, एंडमनीज है, इस तरह की कई सारी फैमिलीज हैं। बस बेसिक आपको यही ध्यान रखना है कि इंडो यूरोपियन में आपका हिंदी, इंग्लिश, गुजराती ये सब आते हैं। आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज पे। 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, हर पेपर में आया है आज तक। अगर हम बात करें भाषा की विशेषताएं या फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के विशेषताएं या फीचर्स, देखते हैं फटाफट से। सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। भाई सिलेबस फटाफट रिवाइज कर लें, करेंगे बीच बीच में बात, टेंशन ना लो। ये लास्ट क्लास है वैसे सीटेट की, सीधा हम परसों मिलेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, की बनाएंगे। सिंबॉलिक एंड डायनामिक। भाषा क्या होती है? सिंबल्स का एक प्रॉपर, सिंबल्स की एक बॉडी है, यानी सिंबॉलिक है, सिस्टमैटिक है, सिंबल्स का सिस्टम है। भाई ये सब क्या है? सिंबल्स ही तो है एक तरह से, ABCD, कहीं ना कहीं सिंबल्स ही तो हैं। हालांकि हम इनको कह रहे हैं भाई ये अल्फाबेट है, A to Z या लेटर्स हैं, ठीक। तो सिंबॉलिक है एंड डायनामिक है, समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, स्टैटिक नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। लैंग्वेज फिक्स्ड नहीं है। हर साल हम देख रहे हैं भाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इतने शब्द घट गए, इतने शब्द जुड़ गए, तो फिक्स्ड नहीं है, स्टैटिक नहीं है लैंग्वेज के, हमेशा एक जैसी स्थिर नहीं है भाषा, ये सेम रहेगी। आज से 20 साल पहले जो भाषा बोली जाती थी, आज उसमें बहुत हद तक परिवर्तन आ चुका है ना। आप पुरानी रामायण देखिए और जो धीरे धीरे नए रूप आए हैं रामायण के, उनको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा समय के साथ भाषा में कितना बदलाव हुआ है। कई बार तो अभद्रता तक आ जाती है ना। तो अगर हम बात करें, वो कौन सी मूवी आई थी, आदि पुरुष, तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स जाने के चक्कर में गड़बड़ हो गई वहां। तो फिक्स्ड या स्टैटिक नहीं होती लैंग्वेज, है ना। जिस तरह के गाने, जिस भाषा में गाने पहले गाए जाते थे, वो हिंदी में भी बदलाव है। आज के आप गाने सुनेंगे तो वो आपको डिफरेंट वर्ड्स वहां पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो सिंबॉलिक एंड डायनामिक है, सिंबल्स के माध्यम से बनी है भाषा और चेंज होती रहती है, चेंजेबल है, अमेंडेबल है। स्ट्रक्चर्ड एंड रूल गवर्न्ड, यानी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, संरचना है भाषा की, सेकेंड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ कैसे, सब्जेक्ट वर्ब, पूरा अरेंजमेंट है। और रूल्स हैं, यानी रूल गवर्न्ड होती है जो आपकी लैंग्वेज होती है, जिसको हम कह देते हैं सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स। यानी भाषा क्या है? प्रणालियों की प्रणाली है, सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है ना। ये रूल गवर्न्ड बॉडी है, यानी प्रॉपर रूल्स के तहत बंधी हुई है, नियम होते हैं भाषा में, कुछ नियमबद्ध प्रणाली है अगर मैं कहूं, या प्रणालियों की प्रणाली है। ये नए तरीके से पूछा जाने लगा है पेपर में। स्ट्रक्चर्ड होती है, एक संरचना में पाई जाती है, ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का, संप्रेषण का माध्यम है, अपनी बात को कहने का, दूसरे की बात को सुनने का, ये क्या, संप्रेषण का माध्यम हो गया, जो कि एक बेसिक सा फीचर है भाषा का। अ करियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी सभ्यता एवं संस्कृति की वाहक है। हमारी संस्कृति की, हमारे यहाँ कैसे कपड़े पहने जाते थे, कौन सी पेंटिंग किस रंग से मिलकर बनती है, मधुबनी पेंटिंग कैसे बनती है, ये सब क्या है? हम अपने कल्चर को भाषा के माध्यम से तो आज हम पढ़ पा रहे हैं। चाहे हम अपने ग्रंथों की बात करें, चाहे हम अपने लिटरेचर की, साहित्य की बात करें, तो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता भाषा के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। मैं और आप यहाँ बात नहीं कर पाते, समझ नहीं बेहतर कर पाते अपनी, अगर भाषा ना होती तो, ठीक है ना। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, भाषा क्या है? आपकी जिस शिक्षा या जिसको हम कहते हैं अनुदेशन का एक मीडियम है, यानी सीखने और सिखाने का एक माध्यम है। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को। भाषा स्वच्छंद है, इंडिपेंडेंट है, आर्बिट्रेरी है ना। आर्बिट्रेरी कैसे है? मतलब जैसी लिखी जाती है और जैसी दिखती है, यानी लिखी जाती है या जैसी, मान लीजिए इस पेन को अगर 10 बोला करते तो ये 10 हो जाता। भाई पेन को पेन क्यों बोलते हैं? कोई इसमें आपस में रिलेशन तो है नहीं। या फिर एलिफेंट शब्द देख के आपको आइडिया लग जाएगा एलिफेंट इतना ही बड़ा होता होगा, नहीं, जोड़ दिया। एलिफेंट को पेलीपेंट बोलते अगर तो पेलीपेंट हो जाता भाई। तो मतलब कोई ऐसा खास संबंध नहीं है, कोई इनेट रिलेशनशिप नहीं है लैंग्वेज के मतलब बोले जाने में या लिखे जाने में। इंडिपेंडेंट है ये, जैसी लिखी जाती है और जैसी बोली जाती है उन दोनों के बीच में कोई खास रिलेशन नहीं है। हमने इसको बॉटल कहना शुरू कर दिया, अगर हम इसको थ्रॉटल कहते तो थ्रॉटल हो जाती। तो ये इंडिपेंडेंट है, मीनिंग और राइटिंग से कोई खास ताल्लुक है नहीं, इनेट, अपने आप में कोई आंतरिक जुड़ाव नहीं होता। जैसे ये बॉटल में कुछ अपने आप बॉटल थोड़ी लेके आई है एक शब्द के, मेरे को यही बोलो, तो इंडिपेंडेंट है ये, जैसी लिखी जाती है और जो इसका मीनिंग होता है उससे। बेसिक सी बात हो गई। एक क्वेश्चन कर लो इसी बात पे फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा की विशेषता नहीं है।
लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, बिल्कुल सिंबल्स से ही बनी है, ये सब सिंबल्स ही तो हैं जो आप देख रहे हैं, ABCD सब कुछ। लैंग्वेज इज स्टैटिक यानी स्थिर है या फिक्स्ड है। देखिए शब्द बदल सकते हैं, बात वही रहेगी क्योंकि लिमिटेड ही सिलेबस है, कहाँ से बनाएंगे, है ना। लैंग्वेज इज सोशल, सामाजिक, हाँ सामाजिक, भाई सामाजिकरण का एक बहुत बड़ा, सोशलाइजेशन का एक बहुत बड़ा टूल है। जब हम कह रहे हैं हमारे कल्चर सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा रही है, समाज को आगे बढ़ा रही है, बिल्कुल ठीक है। सिस्टमैटिक है, ऑफकोर्स सिस्टमैटिक है ना, बिना सिस्टम के कैसे, प्रॉपर एक सिस्टम है। तो लैंग्वेज इज स्टैटिक इज रॉन्ग, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, डायनामिक है, परिवर्तनशील है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग, जिसपे पहले क्वेश्चंस मुश्किल आया करते थे। मैं कुछ क्वेश्चन वैसे भी कराऊंगी, अब आसान आने लगे हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ के तो जाना है। अगर ट्रांसलेटेड नहीं दिया तो पेपर इंग्लिश वाला अपने आप ही मुश्किल हो जाएगा। मैम आई हैव अ क्वेश्चन, जल्दी पूछ लीजिए। आपको लग रहा है आप 24,000 लोगों में क्वेश्चन पूछ पाओगे? चलो फिर भी कोशिश तो कर ही लो, एंड में दूंगी मैं आपका जवाब, थोड़े लोग कम हो जाएंगे तब तक, है ना। डर लग रहा है, डर लगना स्वाभाविक है, इसीलिए परीक्षा कहा जाता है पेपर को, क्योंकि थोड़ा बहुत डर नहीं लगेगा इसका मतलब आप बिल्कुल सीरियस नहीं है किसी चीज को लेके, ठीक है ना। थोड़ा बहुत लगना स्वाभाविक है, आपने तैयारी की है, आप एक रोबोट हैं, पेपर में सॉल्व करके आएंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन या भाषा अर्जन या भाषा अधिग्रहण जिसको हम कहते हैं, जो हम एनवायरमेंट से पिक कर लेते हैं, यानी हमने अर्जित किया है, इकट्ठा किया है, इसके लिए हम कहीं स्कूल नहीं गए, इसके लिए हमने कोई किताब नहीं उठाई, इसके लिए हमने कोई ग्रामर नहीं पढ़ा, कोई बुक नहीं पढ़ी, है ना, कोई रूल नहीं पढ़ा, हमने स्पेसिफिक क्लासरूम में सीखने नहीं गए, कहाँ, होम एनवायरनमेंट से या आसपास से हमने सीख ली, यानी हमारी नेटिव लैंग्वेज, नेटिव मतलब मातृभाषा या देशीय देशज भाषा जो हमने आसपास से सबसे पहले पिक की है, हमारी पहली भाषा, मदर टंग हमारी, ये सारी हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज हम एक्वायर करते हैं, जो हमारी पहली भाषा होती है। बच्चे का जन्म हुआ, उससे बातचीत शुरू कर दी, घर वालों ने उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना, अरे बच्चा दूध पिएगा, बच्चे को पता ही नहीं दूध क्या होता है, बट धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है। तो आप 3 साल तक होते होते आप बच्चा जो है अपनी बात को कहना, दूसरे की बात को सुनना समझना सीख जाता है, बिना किसी स्कूल जाए। स्कूल जाने से पहले इतनी क्षमता उसमें होती है कि वो अपनी बात को कह पाए, दूसरे की बात को सुन पाए, समझ पाए, ठीक। तो जब खाना खाते हुए, खेलते हुए, त्योहार मनाते हुए, हर जगह तो भाषा है, तो बच्चा एनवायरमेंट से भाषा को ग्रहण कर लेता है। हमारे अंदर ये इनेट एबिलिटी है, जैसा नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि हम भाषा को एनवायरमेंट से एक्वायर कर लेते हैं, विरासत में मिल जाती है हमें। अब विरासत में जैसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं लोगों को, इनहेरिट कर लेते हैं वो, ऐसे ही हम लैंग्वेज इनहेरिट कर देते हैं। लेकिन इनहेरिट करने की क्षमता हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और इनहेरिटेड है लैंग्वेज। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड हो सकती है भैया, लैंग्वेज की क्षमता इनहेरिटेड है। एबिलिटी टू स्पीक या एबिलिटी टू एक्वायर अ लैंग्वेज इज इनेट, बट लैंग्वेज इज नॉट इनेट। समझ पा रहे हो, यानी भाषा मिली मिलाई नहीं है, क्षमता है सीखने की। लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स, ये मैंने हिंदी में नहीं बताया था, इंग्लिश में जरूरी है क्योंकि ये भाषा के साथ खेल जाते हैं और फिर गलत हो जाता है क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, व्हेन लैंग्वेज इज लर्न्ड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड एक्विजिशन। यानी जब भाषा को हम नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से सीखते हैं। देखिए इंग्लिश में शब्द लर्निंग भी यूज होगा कई बार, और आप सोचेंगे लर्निंग तो अलग होता है, एक्विजिशन अलग होता है, जबकि ऐसा नहीं होगा। किस सेंस में पूछा है, अगर नेचुरली लिखा है तो मतलब एक्विजिशन की ही बात हो रही है, क्योंकि और बताओगे कैसे, व्हेन लैंग्वेज इज लर्न्ड नेचुरली। भाई भाषा को सीखा है कैसे, प्राकृतिक रूप से। यहाँ पे अधिग्रहण थोड़ी लिख सकते हैं, हिंदी में तो लिख देंगे अर्जित, अंग्रेजी में तो लर्न ही लिखना पड़ेगा। तो अगर नेचुरली लर्न लिखा है या सीधा एक्वायर्ड लिखा है तो समझ एक्विजिशन की बात हो रही है। एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, कोई सिस्टमैटिक प्रैक्टिस नहीं, कोई ग्रामर नहीं, कोई बुक नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई क्लासरूम नहीं, बस आपने एक्वायर कर लिया नेचुरली, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो लर्नड नेचुरली, ये लर्नड वर्ड से ये नहीं सोच लेना लर्निंग लिखा है भाई तो इसमें तो लर्निंग हो जाएगा, नहीं। फिर आता है सेकंड पॉइंट, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकंड लैंग्वेज। यानी या तो नेटिव मतलब जो आपकी देशज भाषा है, जो आपकी होम लैंग्वेज है, जो आपकी मदर टंग है, जो आपके एनवायरमेंट में बोली जा रही है वो, या फिर कोई भी सेकंड लैंग्वेज को आप एक्वायर कर सकते हो। यानी दोनों भाषाओं को एक्वायर किया जा सकता है, या तो आपकी मदर टंग या सेकंड लैंग्वेज जो भी वहां पे बोली जा रही है। अगर मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी है लेकिन आपके माँ बाप इंग्लिश में ही बात करते थे जब से आप पैदा हुए, दोनों आती थी क्योंकि उनको, तो आप इंग्लिश भी एक्वायर कर जाएंगे और हिंदी भी कर जाएंगे। तो कोई भी लैंग्वेज हो जो हमारे एनवायरमेंट में बोली जा रही है, बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मानवीय मस्तिष्क में ये क्षमता है कि हम अपने एनवायरमेंट में बोली जाने वाली भाषा को उठा लें, तो चाहे ये नेटिव लैंग्वेज हो या सेकंड लैंग्वेज हो, ये भी लिखा आ सकता है। इट ऑल्सो मीन्स एन अनकॉन्शियस प्रोसेस या सबकॉन्शियस प्रोसेस, मतलब हमारा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं होता, हम कॉन्शियसली नहीं सीख रहे होते, फिर भी अपने आप भाषा बोलना आ जाता है हमें, है ना। When language is used in real conversation, तो हम क्योंकि रियल कन्वर्सेशन में, वास्तविक जीवन में बातचीत में सुन रहे हैं अपने घर वालों को, आसपास कार्टून देख रहे हैं, तो बचपन से हम बोलना सीख जाते हैं। स्कूल जाते जाते बच्चा अपनी बात को कहना शुरू कर देता है अपनी मातृभाषा में। लैंग्वेज लर्निंग क्या है भाई? लर्निंग तो प्रॉपर तामझाम एफर्ट और प्रैक्टिस के साथ आती है।
यहाँ पे आपको किताब भी पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पे आपको ग्रामर रूल्स भी जानने होंगे, यहाँ पे टीचर भी होगा, क्लासरूम भी होगी, वोकैबलरी भी होगी, 36 तामझाम होंगे। ठीक है जी, यानी पूरे टेंट्रम्स हैं ABCDEFGH। क्या है ये? पूरा वोकैब आप प्रॉपर सीख रहे हैं, है ना, भाषा की शब्दावली आप सीख रहे हैं, प्रॉपर एफर्ट करते हैं जब आप पहले दिन स्कूल जाते हैं। तो लर्निंग है क्या, जो जनरली प्रॉपर फॉर्मल एनवायरनमेंट में होती है, जिसके लिए रूल्स वगैरह आप देखते हैं। तो अगर लर्निंग की मैं बात करूं, व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्नड इन अ सिस्टमैटिक वे, उससे पहले क्या लिखा था, व्हेन इन अ नेचुरल वे। तो नेचुरल वे में विदाउट सिस्टमैटिक प्रैक्टिस एक्विजिशन, इन अ सिस्टमैटिक वे एंड कॉन्शियसली, तो लर्निंग हो जाएगा, इट इज नोन एज लर्निंग। तो सिस्टमैटिक वे, ABCD पहले अल्फाबेट सीखेंगे, फिर वर्ड्स को फॉर्म करना सीखेंगे, उनका मीनिंग सीखेंगे, रूल्स सीखेंगे। लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? भाषा को सीखना एक समावेशित प्रक्रिया है, जिसमें हम लैंग्वेज स्किल्स को, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, क्या सीखते हैं हम? इंटीग्रेटेड फॉर्म में सीखते हैं, एकीकृत रूप में सीखते हैं। यानी इसमें भाषा के सभी पहलू मिक्स हो जाते हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ एक साथ हो रहा होता है। ठीक, लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, वो थी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस, दोनों में से जो मिल जाए। ये प्रॉपर सचेतन प्रक्रिया है, आपका ध्यान चाहिए, यहाँ पे चेतना चाहिए आपकी, है ना। एंड इट इज मोर इफेक्टिव, ये आपकी फ्रेंड, मेरी सिस्टर, चेतना की बात नहीं हो रही है, इट इज कॉन्शियसनेस, है ना, ध्यान आपका, अवेयरनेस आपकी वहां पे। एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन, कोई बात नहीं, पीछे था, मैनेज कर लो। इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन। तो लैंग्वेज लर्निंग कब बेहतर होगी? जब फैमिलियर एनवायरनमेंट, कैसा एनवायरनमेंट? परिचित परिवेश, शुरुआत में बात की थी, उस भाषा के लिए हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां वो भाषा यूज तो हो रही हो, क्योंकि फैमिलियर एनवायरनमेंट की वजह से हम लैंग्वेज एक्वायर कर पाते हैं। मैं और आप हिंदी इसलिए सीख गए क्योंकि घर में बोली जाती थी, फैमिलियर एनवायरनमेंट था। तो लर्निंग के लिए भी हमें फैमिलियर एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, और मीनिंगफुल सिचुएशन, यानी रट्टाफिकेशन नहीं, रोड लर्निंग नहीं करानी है। मीनिंगफुल सिचुएशन क्या है? अर्थपूर्ण परिस्थितियां कैसी हो सकती हैं? आपने बच्चे को कहा, हम करते ना स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में होता है कि भाई क्लास में आओगे तो आने से पहले पूछना है, मे आई कम इन मैम। तो अब ये क्या है? मीनिंगफुल सिचुएशन में यूज कर रहे हो आप लैंग्वेज को। जब सिचुएशंस में यूज करते हो, या बच्चे को कुछ खरीदने गया वो, और आपने कहा कि रिक्शे वाले से इंग्लिश में, मतलब अगर मान लीजिए मुंबई में है या कहीं ऐसी जगह पे जहां उसको इंग्लिश समझ में आती है, तो आप उससे वैसे बात करेंगे। या रेस्टोरेंट में ऑर्डर देना है तो आप अंग्रेजी में कह रहे हैं, तो वो मीनिंगफुल सिचुएशन हो गई। तो कॉन्शियस है, सिस्टमैटिक है, मीनिंगफुल सिचुएशन, फैमिलियर एनवायरनमेंट, ऑल इंक्लूसिव, ये लर्निंग के बारे में है। अब एक क्वेश्चन करने का कष्ट है। अगर हम बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज। द इन्फ्लुएंसेस, यानी सेकेंड लैंग्वेज जब आप एक्वायर कर रहे हैं, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होगा? बताओ एक बार। The process of second language acquisition is influenced by language that the learner already knows। जो भाषा आप जानते हैं, उस भाषा से आपकी जो लर्निंग एक्विजिशन है, आप दूसरी भाषा को भी एक्वायर ही कर रहे हैं, वो प्रभावित होगा, वो प्रभावित होगा। यानी दूसरी भाषा को सीखने में पहली भाषा इन्फ्लुएंस कर रही है, यानी लैंग्वेज ट्रांसफर। क्या है? लैंग्वेज ट्रांसफर। सिस्टमैटिक एरर नहीं है, फोनोलॉजी नहीं है, दिस इज लैंग्वेज ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं, एक्विजिशन एंड लर्निंग का फटाफट से एक कंपैरिजन देखते हैं क्विक, और समझते हैं कहानी क्या है ना। ये आप लोग कमेंट्स में ना देखो फटाफट से। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ बात करें, एक मिनट रुकना, देखो अगर मैं बात करूँ एक्विजिशन एंड लर्निंग की, तो एक्विजिशन सिंपल पता है आपको, ये चाइल्ड की पहली लैंग्वेज है, यानी जो आप पहली भाषा सीखते हैं वो एक्विजिशन कहलाती है। जनरली जो एक्वायर्ड लैंग्वेज, हालांकि दो भाषाएं भी हो सकती हैं, बट हम ये मानते हैं कि मदर टंग तो आपने एक्वायर की ही होगी, मातृभाषा तो आप, फर्स्ट लैंग्वेज तो बच्चा एक्वायर करता ही है। जबकि लर्निंग में फॉर्मल नॉलेज चाहिए आपको, ग्रामर से लेके टेक्स्ट बुक से लेके क्लासरूम तक। इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन में आप पिकअप कर लेते हैं, उठा लेते हैं, भाषा अर्जित कर लेते हैं। यहाँ पे नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज, आपको भाषा के बारे में जानना पड़ता है कि ABCDEFGH, ये सारी बातें सब कॉन्शियस होती है, यानी ध्यान ज्यादा नहीं होता, ऑटोमेटिकली नेचुरल होती है, ये कॉन्शियस होती है, यहाँ ध्यान लगाना पड़ता है। इम्प्लिसिट नॉलेज होती है, आपके दिमाग में अपने आप भर जाती हैं चीजें। और दूसरी होती है जो लर्निंग में एक्सप्लिसिट, जब आप प्रॉपर भर रहे हैं मेहनत करके, रूल सीख रहे हैं, याद रख रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, वो एक्सप्लिसिट है। ये वैसा ही है जैसे प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव नॉलेज है। प्रोसीजरल नॉलेज इम्प्लिसिट होती है, आपको साइकिल कैसे चलानी है पता है, बाय डिफॉल्ट आपको पता है, स्किल्स के थ्रू पता है, स्टेप प्रोसीजर सारा पता है। लेकिन एक्सप्लिसिट डिक्लेरेटिव होती है कि आपको परिभाषा लिखनी है किसी चीज की। ठीक, फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प, कि जरूरी नहीं है, आपको कोई फॉर्मल टीचिंग की जरूरत नहीं है जब आप भाषा को एक्वायर कर रहे हैं, यहाँ आपको फॉर्मल टीचिंग की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फटाफट से समझते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा को सीखने, भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण के बीच में मुख्य अंतर जो है वो किसका है, फटाफट से बताएंगे। नहीं तो वो कह रहा है अपनी फोटो भेजना फंक्शन की, भगवान जाने जाऊंगी भी या नहीं, मेरा कोई भरोसा नहीं है। फ्लाइट्स बुकड हैं, बट सुबह का सुबह देखेंगे, इतना लंबा नहीं सोचते हैं जीवन में। देखिए एक बार फटाफट से बताओ कि ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, असेसमेंट इन लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज या लैंग्वेज इन्वायरमेंट। देखिए मुख्य जो डिफरेंस है वो है लैंग्वेज इन्वायरमेंट का। अगर परिवेश मिला तो आप भाषा को एक्वायर कर जाएंगे, अगर आपके परिवेश में हुई वो भाषा। अगर इंग्लिश बचपन से आपके घर में बोली जाती है आप एक्वायर कर लेते। लर्निंग में ग्रामर भी हो सकता है, आकलन भी होगा जब पढ़ाएंगे तो, और टेक्स्ट बुक भी होगी, लेकिन मुख्य अंतर होता है परिवेश का, लैंग्वेज इन्वायरमेंट का। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट मुझे और आपको पता है, फिर भी हमें रिवाइज तो करनी ही होंगी, है ना। मास्टर तो आपको बन के रहना है इस साल, इतना तो तय है। देखिएगा कूइंग की अगर हम बात करें तो कूइंग है, ये सब तो पहले से लिखा हुआ था यार। कूइंग क्या है, आप बच्चा जो है आवाजें निकालता है टेढ़ी मेढ़ी, 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने के आसपास, च प क, जिसका कोई मतलब नहीं होता, बस वो आवाजें निकालना सीख रहा है। शुरुआत तो हो जाती है क्राइंग से ही, जब से वो रोना शुरू करता है बर्थ के टाइम पे। फिर आता है बैबलिंग। बैबलिंग है लगभग 6 महीने के आसपास, बच्चा सिंगल सिलेबल शब्द यानी वाउल और कॉन्सेंट को मिला के कुछ बोलने लगता है, जैसे बा, मा, इस तरह से। वन वर्ड की अगर हम बात करें तो 1 साल तक आते आते एक शब्द क्लियरली वो बोलने लगेगा। वोकैबुलरी होगी उसकी 2 से 3 शब्दों की। 2 वर्ड स्टेज, टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं इसको, कि जब पहली बार नया सेंटेंस यहीं पे बनाना शुरू करता है, 2 शब्दों को जोड़ के एक नया सेंटेंस, मम्मी खाना, तो ये सेंटेंस है जो 18 से 24 महीने, 1.5 से 2 साल के बीच में होगा। फिर 2 से 4 साल के बीच में वो लंबे सेंटेंसेस भी बोलना सीख जाता है। ये आपकी स्टेजेस हैं। वोकैब का आपको पता ही है, बार बार बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, फिर भी है तो आप पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मैं वोकैब प्रोफेसर स्मिथ के अकॉर्डिंग आपको पता ही है, 1 साल में 2 शब्द, 2 साल में 272 शब्द, 5 साल में 2072 शब्द। ठीक है, ये वोकैबुलरी, ये शब्दावली होती है बच्चे की। 3 साल पूछे तो आप कहेंगे 900 प्लस शब्द, इसी के आसपास जो भी उत्तर होगा वो लगा देंगे। एक जगह पे पूछा हुआ है 4 साल कहेंगे तो 1600 या 1500 शब्द, 1500 शब्द के आसपास की वोकैबुलरी होती है। अब क्वेश्चन कर दो फटाफट से सॉल्व। रोहित इज 7 months ओल्ड। रोहित है जो 7 महीने का बच्चा है, इन्फेंट है, शिशु है। ही हैज स्टार्टेड मेकिंग साउंड्स दैट कंबाइन कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स, यानी जो वॉवेल हम पढ़ते थे बचपन में, तो वाउल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स को वो मिक्स करता है। ए, ई, आई, ओ, यू, है ना, साउंड्स अलग होती हैं, उस पर भी आएंगे अभी। तो कॉन्सोनेंट और वाउल साउंड्स को वो मिक्स करता है। 7 महीने का है तो क्या करेगा 7 महीने का बच्चा, क्यूइंग करेगा नहीं, ये तो 6 हफ्ते में ही करने लगेगा, 6 वीक्स यानी 1.5 महीने में ही। 6 महीने में तो बैबलिंग आती है। फोनीम तो यहीं पे आ गए थे ना अगर देखा जाए तो बैबलिंग आती है 6 महीने में। तो आते हैं बलबलाना कहते हैं जिसको हम हिंदी में। अब एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश की क्या जगह है, क्या स्थान है वो देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी उसकी सहकारी भाषा है ना, उसके साथ में इसको यूज किया जा सकता है, बहुत जगह पे हम इसको यूज करते हैं, है ना। और अगर हम जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी यूज नहीं हो रही है वहाँ इंग्लिश होती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आदित्य, है ना। अगर हम बात करें AOL एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, किस एक्ट में आया था ये, जल्दी बताओ फटाफट से। ओला, ऐसा नहीं है, ये कई बार क्या करते हैं, अगर इनको आपसे मजे ही लेने हो तो कह देंगे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, जबकि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कोई नहीं था, यही एक्ट था एक सिंगल, जिसके माध्यम से ओला, ये कैब नहीं है आपकी बट याद रख सकते हो उससे, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में, इसी के तहत आर्टिकल 3131 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा बनाया गया था। और इसी के तहत नेक्स्ट आर्टिकल 3432 में इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, तो AOL है इंग्लिश और ऑफिशियल लैंग्वेज OL है हिंदी, सेम एक्ट है ओला, ठीक है जी। 1963 में ये आया था। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या हो तो आप बता सकते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, क्योंकि पूरे नेशन में कोई भी एक भाषा है ही नहीं जो बोली जाती हो। हिंदी भी जो है सारी जगह करें। भारतीय जो हमारी 8th शेड्यूल है जो लैंग्वेज की बात करता है उसमें 22 भाषाएं हैं, है ना। हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषाओं का जिक्र है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है, 22 लैंग्वेजेस। अगर हम बात कर सकते हैं, वॉश नहीं ले जा सकते हो भाई, कल बता दिया है, कोई बात नहीं। अब श्वेत आप पेपर दे आओ, उसके बाद ये करेक्ट करा लेना CBSE ऑफिस जाके, या वो करा के मेल वगैरह देखना एक बार। पर्पलगंज में हेड ऑफिस है इनका, आनंद विहार के पास। देखिए, तो अगर हम बात करें 22 भाषाएं हैं 8th शेड्यूल में, इसमें इंग्लिश नहीं आती है, ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। इंग्लिश क्या है यहाँ पे, स्केड्यूल्ड लैंग्वेज में, जो ये आपकी 8वीं अनुसूची में
जो भाषाएं हैं उसमें नहीं आती है, तो ये स्केड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है या शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक। तो क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं है, इसमें भारतीय भाषाएं हैं 22, अंग्रेजी इसका पार्ट नहीं है, हिंदी है, बोडो है, डोगरी है, बहुत सारी भाषाएं, लेकिन हिंदी है, संस्कृत है, लेकिन क्या नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, तो इंग्लिश इज नॉट देयर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको हम क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है ना। भाई इनको डर लग रहा है, मोटिवेशन का एक इंजेक्शन लगवा दो कह रही हैं। अभी 6 लैंग्वेजेस हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो क्लासिकल बोले तो सांस्कृतिक भाषाएं कह लीजिए आप, भारत में 6 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया हुआ है। इनको कैसे पढ़ाना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, वैकल्पिक विषय के रूप में, एडिशनल लैंग्वेज के रूप में, एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में, है ना, सेकेंडरी लेवल तक आप एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में ये जो 6 भाषाएं हैं, सबसे पहले इसमें तमिल शामिल हुई थी 2004 में, संस्कृत इसी का पार्ट है 2005 में, फिर इसके बाद 2008 में कन्नड़ और तेलुगु, फिर आपकी मलयालम 2013 में, उड़िया जो है 2014 में। तो ये क्या है, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, वो हम 8वीं अनुसूची में बात कर रहे थे। 8th शेड्यूल के अंदर 22 भाषाएं जो इससे पहले थी, ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। आते हैं एनसीएफ की बात कर लेते हैं। अब एनसीएफ को लेके अगेन फटाफट से समझेंगे, बहुत बार मैं ये क्लियर कर चुकी हूँ। वैसे एनसीएफ 2005 की माने तो ये क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज और इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, मतलब फनी नहीं आता है, मजाक कर रही हूँ। तो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज के इंग्लिश इज अ, आप भी बोर हो गई हैं सिलेबस से, सच में शागुफी, मैं चाहती हूँ ये बदल जाए यार, है ना। अब नए लर्नर्स आते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उस चक्कर में चेंजेस करने पड़ते हैं, है ना, नहीं तो सेम ही हो गया सब कुछ। सही बोल रहे हो, देखो एक बार, बट आप लोगों के लिए अब हमारा ये क्या है, स्वधर्म है, पढ़ाना तो पड़ेगा। देखो मतलब आप लोग इतनी शिद्दत से सोचो, रात को 23,000 लोग अंग्रेजी की क्लास में कहीं देखें दुनिया में। देखो एक बार, मेरा मोटिवेशन क्या है यार, जीवन में जिंदा हूँ, यही मोटिवेशन है। आप लोग मेरे थ्रू कुछ अच्छा हो पाता है, आप लोग कुछ सीख पाते हैं, अदरवाइज कोई मोटिवेशन नहीं। और बड़ा मुश्किल होता है ऐसा जीवन जहां ना चीजें आपको मोटिवेट करें और ना डिमोटिवेट करें। देखो एक बार आते हैं फटाफट से, अगर हम बात करें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, और ये काम मुझे पसंद है इसलिए मैं कर पा रही हूँ आज तक। एनसीएफ 2005, इस पे बात बाद में करेंगे, मीटअप में, संडे वार्ता में, पढ़ लो अभी, है ना, सारे ज्ञान की बातें यही करनी है इनको। तो एनसीएफ 2005 की अगर हम माने तो इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है कि सेकेंड लैंग्वेज है, बताओ फटाफट से। तो इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज भी है और इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज भी है भारत में, दोनों ही हैं। ये दोनों जवाब सही है, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सही होंगे। ये ग्लोबल भी है और सेकेंड लैंग्वेज भी है अंग्रेजी। कहाँ कैसे जवाब देना है ये देखना है फटाफट से। अगर मैं कहूँ एनसीएफ की माने तो अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जर्वेशन, अगर पेपर में आए ऑब्जर्वेशन के अनुसार इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एक हेडिंग है एनसीएफ में, अगर आप प्रॉपर पढ़ेंगे वो डॉक्यूमेंट, उसके अंदर बात हुई है किसकी, इंग्लिश की, और उसको ग्लोबल लैंग्वेज कहा गया है। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन की माने कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारी ये दूसरी भाषा है, पहली भाषा थोड़ी अंग्रेजी, ये क्या है, हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया दीक्षा शुक्ला। तो ऑब्जर्वेशन की माने यदि तो सेकेंड लैंग्वेज है, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन हेडिंग के अंदर हम ग्लोबल लैंग्वेज बता रहे हैं अंग्रेजी को, ठीक। इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, यानी एक बहुभाषी देश, हमारा भारत देश क्या है, बहुत डाइवर्सिटी है, बहुभाषाएं हैं यहाँ पे। तो मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया अगर लिखा है तो हम कहेंगे इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है। फिर वहां पे ग्लोबल लैंग्वेज की तरह काम करती है कि सबको कनेक्ट कर देगी। आप साउथ में जा रहे हैं तो भी अंग्रेजी में बात कर लेंगे, है ना, नॉर्थ में जा रहे हैं वहां भी कर लेंगे। तो ये क्या है, मल्टीलिंगुअल कंट्री में ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग माने तो सेकेंड लैंग्वेज है। दोनों ही जवाब सही हैं। अगर मल्टीलिंगुअल कंट्री लिखा है तो आप कहेंगे ग्लोबल लैंग्वेज, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पूछा है तो सेकेंड लैंग्वेज। इन जनरल भी पूछा है तो आप ग्लोबल लगा दीजिएगा अगर ग्लोबल ऑप्शन में हो, अगर सेकेंड हो तो सेकेंड, दोनों नहीं देगा एक साथ। अगर सिंपल लिखा होगा कि इंग्लिश इन इंडिया इज व्हाट, तो या तो आपको ग्लोबल मिलेगा ऑप्शन में या सेकंड मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। दोनों मिल जाए फिर भी ग्लोबल लगाना, ठीक है ना। अगर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पूछे तो सेकंड, और क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया और अलग अलग आंसर्स आते हैं, फिर लोग कहते हैं कि ये आंसर की गलत है, नहीं, वो रीजन है उस चीज का। और मल्टीलिंगुअल कंट्री अगर लिखा है बहुभाषी देश में तो भैया ग्लोबल है ही, ठीक है ना। चलिए खैर एक क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन, पहला ऑप्शन है रिक्वायर्स द मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन से दूर भाग जाओ जैसे ही दिखे। इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच, आपको पता है एक्विजिशन विदाउट सिस्टमैटिक होता है, कोई किताब के रट्टे नहीं लगाने, ABCD नहीं याद करनी। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यानी कि हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, कि रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज, यही बात हमने की थी। नेटिव मतलब देशज भाषा, मातृभाषा, और सेकेंड लैंग्वेज भाई पहली हो या दूसरी हो, जो भाषा आ गई,
एनवायरमेंट में इनेट कैपेसिटी है ब्रेन की, वो एक्वायर कर लेगा। तो लर्निंग ऑफ नेटिव लैंग्वेजेस, लर्निंग को देख के नहीं डरना है, लर्निंग के आगे क्या लिखा है उस पर ध्यान देना है। अगर नेचुरली लर्निंग हुई है तो वो एक्विजिशन की ही बात हो रही है। लर्निंग अ नेटिव और अ सेकंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी, किताबों की बात नहीं हुई है, एक्विजिशन है। सिंपल जवाब। इज अ टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट द एनवायरमेंट, क्या आप नकल कर रहे हैं, एनवायरमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्पोकन लैंग्वेज आपकी उधर हो जाएगी, नेटिव लैंग्वेज की तरह ही, तो ये हो जाएगी आपकी लैंग्वेज लर्निंग में चली जाएगी। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या है? देखिएगा नॉम चॉम्स्की है, नॉम चॉम्स्की पे आते हैं फटाफट से। नॉम चॉम्स्की की अगर हम माने तो इनको आप हिंदी में भी पढ़ चुके हो, वही बात सेम रिपीट करनी है हमको। नॉम चॉम्स्की एक महान लिंग्विस्ट हैं, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के जनक भी कह देते हैं कई लोग इनको। तो ह्यूमंस हैव एन इनेट एबिलिटी, ये जो सारी राड की जड़ है यानी बोन ऑफ कंटेंशन है, ये मनुष्य के मस्तिष्क में आंतरिक क्षमता है कि वो भाषा को अर्जित कर लेगा। ये बात कहने वाले नॉम चॉम्स्की ही हैं। टू एक्वायर अ लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इन्होंने कहा हमारे ब्रेन में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कई लोग इसको क्या कर देंगे, इसको लैंग्वेज की जगह लैंग्वेज एक्विजिशन की जगह कुछ और डाल देंगे, अगर फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं और उसमें भी गलत कराते हैं कई लोग, है ना। तो ध्यान से याद रखना, एक्विजिशन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, भाषा अर्जन यंत्र है, यानी हाइपोथेटिकल है, परिकल्पनात्मक है, इमेजिनरी है, मिलेगा नहीं। कहीं सर्जरी करवाने चले जाओ और कहो कि मेरा एलईडी दे दो निकाल के, है ना, तो एलईडी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वो उन्होंने कहा है इमेजिनरी है कि ब्रेन में, और कहीं होगा तो कहाँ होगा, लेफ्ट ब्रेन में, क्योंकि भाषा लेफ्ट में होती है, क्रिएटिविटी राइट में, यानी एल्फ और लॉजिक वाली जितनी भी चीजें लेफ्ट ब्रेन में होंगी। ठीक, तो नॉम चॉम्स्की कह रहे हैं आंतरिक क्षमता है ब्रेन में, ह्यूमंस में इनेट एबिलिटी है उनके ब्रेन में भाषा को अर्जित करने की, एक्वायर करने की। आप एनवायरमेंट दो बच्चों को, अपने आप भाषा अर्जित कर लेगा। आप बड़े होते हो जिस एनवायरमेंट में, वहां भाषा को एक्वायर कर लेते हो, इनेट एबिलिटी थी ब्रेन में। लेकिन भाषा इनेट नहीं है, पैदा होके हुए हो तो भाषा बोलते हुए नहीं हुए हो, पता चला 2 घंटे का बच्चा बातें कर रहा है आपसे, नहीं, मतलब जन्म के 2 घंटे बाद नहीं, उसमें क्षमता है, इनेट एबिलिटी है उसके ब्रेन में एक्वायर करने की। भाषा लेके पैदा नहीं हो रहे हो, भाषा सीखने की क्षमता लेके पैदा हो रहे हो। तो ये तो आपको पता ही है, ये मैंने जवाब भी इसमें दे दिया, ये पुरानी स्लाइड आ गई है। द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस, चॉम्स्की की बात है, इस पे समय व्यर्थ नहीं करेंगे, ये भी हम नहीं करेंगे सॉल्व। चॉम्स्की का आइडिया के बारे में बात हो रही है। चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर्स। The stages of language development occur at about the same ages in most children. Children acquire language quickly and effortlessly. ये सारी बातें नॉम चॉम्स्की के बारे में सही है कि पूरी दुनिया में एक पैटर्न, एक यूनिवर्सल ग्रामर, यानी सभी विषयों की जो सभी भाषाओं की जो ग्रामर है वो एक मूल ग्रामर से जुड़ती है, यूनिवर्सल ग्रामर है, जो कुछ चीजें कॉमन ही होती हैं। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो क्रिटिकल पीरियड होता है उसका, शुरुआत के 5 साल जीवन के, फिर धीरे धीरे वीक होने लगता है, एडोलेसेंस में जाके ज्यादा दिक्कत होगी किसी को नई भाषा को एक्वायर करने में, बजाय कि कम उम्र में आप जल्दी एक्वायर कर लेते हैं भाषा को, ठीक है ना। और सभी अगर हम बात करें डेवलपमेंट अकर एट अबाउट दी सेम एजेस इन मोस्ट चिल्ड्रन, यानी वही 5 साल की जो उम्र है, या हम कह रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा भाषा तेजी से सीखता है, तो वो सारी दुनिया के बच्चे उस उम्र में तेजी से सीखते हैं, एफर्टलेसली एंड क्विकली आप सीख जाते हैं, क्रिटिकल पीरियड इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट, उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। वापस आते हैं सैपिर-वोर्फ पे। अगर हम बात करें, अगर ऐसा है तो सैपिर-वोर्फ हाइपोथेसिस, सैपिर-वोर्फ की परिकल्पना अब हिंदी में भी पढ़नी है, अंग्रेजी में भी पढ़नी है। इन्होंने कहा है कि जो भी भाषा होती है आपकी, वो या तो डिटरमिन करती है, सुनिश्चित करती है, या फिर इन्फ्लुएंस करती है आपकी थॉट प्रोसेस को, यानी लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस योर थॉट प्रोसेस। आप सोचेंगे कैसे, ये डिपेंड करेगा आपको भाषा कौन सी आती है। अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप हिंदी के ढंग से, लहजे से सोचेंगे, आपका सोचने का एक तरीका होगा। हिंदी आपके विचारों को निर्धारित करेगी या प्रभावित करेगी। अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी आपके विचारों को प्रभावित करेगी। जो भी भाषा हम जानते हैं वो डिटरमिन करती है या इन्फ्लुएंस करती है हमारी वैचारिक प्रक्रिया को, कि हमने अगर रामायण पढ़ी है हिंदी में तो हमारा विचार उस तरह से आएंगे, हमने अगर बाइबल पढ़ी होती बचपन से तो उस तरह से। मतलब हमारी जो लैंग्वेज है, ये धर्म के बारे में नहीं है, वैसे भी बहुत सारा जो भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं उसी भाषा में पढ़ते हैं जो हमें आती है। तो जो भाषा हम जानते हैं वो हमारी थॉट्स को और एक तो प्रभावित करती है और सुनिश्चित भी करती है। इसलिए इसको लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म की थियोरी कहते हैं, या हाइपोथेसिस कहते हैं, या रिलेटिविटी भी कहते हैं कि रिलेटिव है ना, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, या फिर क्या कहते हैं सैपिर-वोर्फ हाइपोथेसिस, या लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, भाषाई नियतिवाद भी कह देते हैं इसको। आता है इस पे एक क्वेश्चन, द आइडिया दैट लैंग्वेज डिटरमाइंस द वे वी थिंक अबाउट एंड परसीव द वर्ल्ड। हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं ये हमारी भाषा सुनिश्चित करती है। डिटर्मिनिज्म की बात है ये। तो ये सैपिर-वोर्फ हाइपोथेसिस है। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी भी इसे कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी किससे जुड़ी हुई है, भाषा सापेक्ष है, हमारे विचार, मतलब हमारे विचार जो है प्रभावित होंगे भाषा से, लेकिन ये एग्जैक्ट जो इसका जवाब होगा वो सैपिर-वोर्फ
हाइपोथेसिस होगा, ये आपके ली वोर्फ और बेंजामिन सेपर, इन दोनों ने मिलकर ये परिकल्पना दी थी कि लैंग्वेज निर्धारित करती है हमारे विचारों को, हमारे सोचने के तरीके को, हमारे वर्ल्ड व्यू को। इसको रिलेटिविटी भी कहते हैं, लेकिन ये रिलेटिविटी इनकी ही सेपर वोर्फ हाइपोथेसिस का ही एक हिस्सा है, इसलिए आंसर ए हो गया। अब आ जाते हैं स्किनर पे। स्किनर के बारे में एक सिंपल बात याद रखनी है कि ये कहते हैं बच्चा इमिटेट करके, यानी नकल करके, है ना, नकल करके, अनुकरण करके भाषा सीखता है। जब वो टीवी में किसी को बोलते हुए सीख रहा है तो वो शिनचैन की तरह बोल के दिखाएगा। जब वो माँ बाप को बोलते हुए सुन रहा है तो वो एक दिन नकल करेगा कि मम्मी ऐसे बोलते हैं, गाली सुन लेगा तो गाली ही नकल करेगा। अब बच्चे ने कुछ बोल के दिखाया, तुतला के बोला, वो आपने कहा वेरी गुड, शाबाश, कितने अच्छे से बोला, फिर से बोलो बेटा, तो वो क्या है, बच्चे को रीइंफोर्समेंट देगी वो चीज़। तो इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट के थ्रू, है ना, हम भाषा सीखते हैं। ये स्किनर कहेंगे ये बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारवादी तत्व है, ये व्यवहारवादी थॉट प्रोसेस है। इसको हम कहेंगे कि इमिटेशन के थ्रू भाषा सीखना कौन कहेगा, तो बिहेवियरिस्टिक लोग कहेंगे, बिहेवियरिस्ट कहेंगे। बिहेवियरिस्ट क्या है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब बहुत सारे लोग इसके अंदर आते हैं। तो बीएफ स्किनर जो है, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, वो कहेंगे बच्चे इमिटेट करके और रीइंफोर्समेंट के थ्रू भाषा सीखते हैं, है ना, वो इंप्रूव करते जाते हैं जैसे जैसे, फिर वो इमिटेट करेंगे, फिर इंप्रूव करेंगे। तो स्किनर इज ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रन ऑफन डैश इन द लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस। कैसे एक्वायर करते हैं, भाषा कैसे सीखते हैं, इग्नोर करते हैं अडल्ट को, मिसबिहेव करते हैं उनके साथ, या कॉपी करते हैं, या फिर बैडली फेल हो जाते हैं सीखने में। सिंपल है, कॉपी करेंगे, इमिटेट करेंगे और भाषा सीख जाएंगे इसके माध्यम से, इमिटेशन के माध्यम से, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन के माध्यम से। एक क्वेश्चन और है भाई, फटाफट से सॉल्व करो। स्किनर पुट्स फॉरवर्ड द थियरी दैट चिल्ड्रन बेस्ट एक्वायर द लैंग्वेज थ्रू, यानी क्या थियरी उन्होंने पुट फॉरवर्ड की है स्किनर ने, एक्टिंग स्किल्स के थ्रू, इमिटेटिंग या प्रॉम्प्टिंग एंड शेपिंग। शेपिंग क्या होता है, आपने कहा, बच्चे ने कहा कि अच्छा, उसने कुछ बोला तुतला करके, मम्मी दूध दो, आपने कहा वेरी गुड, अरे वाह ठीक है बेटा, एक बार और बोल दे, एक बार और बोल दे, मम्मी मम्मी आप बहुत अच्छे हो। अब जब एक और बार बोले हो, कह रहे हो, तो आप उसको रिवॉर्ड करोगे उस बिहेवियर को। जब आप वो बिहेवियर जो आप कराना चाहते हो उसको आप रिवॉर्ड करते हो, तो वो बिहेवियर शेप होता चला जाता है। ये इनका एक अपने आप में थियरी है शेपिंग की। और प्रॉम्प्ट देते हो आप उसको जहां जरूरत होती है। इमिटेट करना तो सिंपल, इमिटेटिंग तो बहुत बड़ा कीवर्ड है इनके लिए। आते हैं वापस पियाजे एंड वाइगोस्की पे, इनको कैसे भूल सकते हैं, इन्होंने तो जीवन बढ़िया करा हुआ है ना जी। तो अगर हम बात करें पियाजे एंड वाइगोस्की की, पियाजे कह रहे हैं भैया बच्चा भी उतना ही सोचता है जितना बड़े बड़े सोचते हैं, यानी अमाउंट सेम है सोचने की, थिंकिंग बच्चे की भी उतनी ही है, क्वांटिटी, मात्रा बच्चा भी उतनी ही सोचता है जितने अगर दिमाग में विचार आपके 50 आते हैं बच्चे के भी आते हैं, बस उसकी क्वालिटी डिफरेंट है। वो अपने टूटे हुए पेन के बारे में सोच रहा है, आप अपने टूटे हुए दिल के बारे में सोच रहे हैं, है ना। क्वालिटी डिफरेंट है, काइंड डिफरेंट है सोचने का, सोचता बच्चा भी बराबर ही है, क्वांटिटी इज सेम बट क्वालिटी इज डिफरेंट। ठीक है, चलिए आ जाइए, भावनाओं में मत बहिए, बैंडेड लगा के वापस आ जाइए। देखिए पियाजे और वाइगोस्की, ठीक, पियाजे क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वाइगोस्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। समाज में इंटरेक्शन करके भाषा सीखने की बात होगी तो वाइगोस्की आएंगे। पियाजे की अगर हम माने तो थॉट पहले आता है और सुनिश्चित करता है भाषा को। पहले बच्चा सोचना सीखता है, फिर वो बोलना सीखता है। जब उसको ये पेन बोलना नहीं आता था, फिर भी वो पेन को देख के विचार तो कुछ आते होंगे मन में, तो थॉट से लैंग्वेज। ठीक, वाइगोस्की क्या कह रहे हैं, वाइगोस्की कह रहे हैं कि थॉट एंड स्पीच वर सेपरेट, यानी भाषा और विचार अलग अलग थे, बाद में जाके 5 साल की उम्र तक आते आते 3 साल के बाद वो मर्ज हो जाते हैं आपस में। पियाजे ने कहा है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है 2 से 6 वर्ष में, 2 से 7 वर्ष में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चा कॉग्निटिवली इमेच्योर है, दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ इसलिए होती है। जबकि वाइगोस्की क्या कह रहे हैं, वाइगोस्की कह रहे हैं कि ये प्राइवेट स्पीच होती है। वाइगोस्की ने 3 प्रकार दिए हैं स्पीच के, ये तो सोसाइटी, लैंग्वेज और कल्चर को महत्व देते ही हैं वाइगोस्की। 3 टाइप ऑफ स्पीच है, एक है सोशल स्पीच जो 2+ ईयर्स में बच्चा घर वालों के आसपास या जो भी लोग आसपास हैं उनसे बातचीत करना शुरू कर देता है, वो है सोशल स्पीच, समाज में बात करना शुरू कर दिया। फिर 3 से 6 वर्ष में बच्चा जब खुद से बोल बोल के बातें करे लाउडली, है ना, यानी वो उच्चारण कर रहा है खुद से ही, बोल बोल के कोई पजल सॉल्व करे, खुद से बातें करे, किसी काम को करते हुए आप पेपर सॉल्व करते याद करें, अरे नहीं ये बताया था हिमांशी ने, टीचर आके आपको कहे एग्जामिनर किससे बातें कर रहे हो, आपको मैम मैं खुद से बातें कर करके मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ, तो वो प्राइवेट स्पीच है। 3 से 6 वर्ष बच्चा सेल्फ डायरेक्शन देता है, खुद को गाइड करता है, बहुत जरूरी होती है ये, ऐसा वाइगोस्की कहते हैं। फिर आता है साइलेंट इनर स्पीच, ये जो प्राइवेट स्पीच थी, जो बच्चा खुद से बोल बोल के बातें कर रहा था, वो दिमाग के अंदर चली जाती है, इंटरनलाइज हो जाती है और बच्चा मन में बातें कर सकता है, मन में गालियां दे सकता है किसी को, जो भी व्हाटएवर, मतलब बच्चा तो क्यों, आप तो लेकिन जरूर देते होंगे, बॉस आपको डांट रहा हो, आप सामने तो कुछ बोल नहीं सकते, मन मन में बहुत बुरा बोल रहे हो, ये क्या है, साइलेंट इनर स्पीच है, 6+ ईयर्स में आती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट स्पीच बहुत जरूरी है। अब पियाजे के अकॉर्डिंग कुछ तो पूछा है, फटाफट से देख लो। इट इज सजेस्टेड बाय पियाजे दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू राइटिंग एंड स्पीकिंग, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ट्रायल एंड एरर, शेपिंग। शेपिंग की बात कौन करेगा, अगेन अभी बताया था आपको स्किनर,
ट्रायल एंड एरर के लिए एक व्यक्ति हैं जिनको हम थॉर्नडाइक के नाम से जानते हैं, बट आपके लिए महत्वपूर्ण है, सच नहीं है। राइटिंग एंड स्पीकिंग की कोई बात ही नहीं है। प्रैक्टिस की और एफर्ट की बात प्याजे कभी करते हुए नहीं मिलेंगे। वो कहेंगे दिमाग में भर के और अडेप्ट करके। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, इन दोनों को मिला के अडेप्टेशन बनता है, ये आप याद रखिएगा। तो अडेप्टेशन भी लिखा होता अगर इन दोनों की जगह, तो आंसर सही हो जाता। अब ये लास्ट मनोवैज्ञानिक हैं, भाषा लिंग्विस्ट हैं मनोवैज्ञानिक, तो क्या कहें, फिर हम अपनी अलग अलग प्रकार की बातों पे आएंगे, ठीक है ना। ये जो 120 की रफ्तार मैंने पकड़ी हुई है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी को दिक्कत हो रही समझने में तो मुझे बता दो, मैं स्पीड कम कर लूंगी, ठीक है ना। फटाफट से बताओ, चाय पीने का मन कर गया मेरा। चाय पियोगे क्या है, चाय पियोगे क्या बताओ। ये कह रही हूँ मैं, मुझे पेडागोजी का पी भी नहीं आता था और अभी डी भी नहीं आता है, ये कह रहे हो क्या। मजाक कर रही हूँ। आपकी सिर्फ 2 मैराथन देख के मॉक लगाया 100 आ गए। अरे सिंचन, आप तो बवाल इंसान हो भाई। मुझे लगा कोई लिख रहा है पेडागोजी का पी नहीं आता था और अभी ई भी नहीं आता है। ज़्यादा दूर नहीं पहुँचाऊँ, मजाक कर रहे हो। देखो एक बार फटाफट से, बहुत बढ़िया जी। आते हैं फटाफट से समझते हैं। देखो ये कौन व्यक्ति हैं, स्टीफन डी क्रेशन, है ना, अमेरिकी लिंग्विस्ट हैं। ये कहते हैं कि जैसे आप अपनी पहली भाषा को एक्वायर करते हो, वैसे आप दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर सकते हो। यानी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की इनकी थियोरी है। ये सब कह रहे हैं भाई पहली भाषा को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, दूसरी भाषा लैंग्वेज लर्निंग करनी पड़ती है, कॉन्शियस होती है। ये कह रहे हैं दूसरी को भी कर लोगे एक्वायर, यदि आपको माहौल मिल जाए उसका। मान लीजिए इंग्लिश का अगर आपको माहौल मिल जाए तो आप दूसरी भाषा भी एक्वायर कर सकते हो। ऐसा कौन कह रहा है, स्टीफन डी क्रेशन। स्टीफन क्रेशन कह देते हैं हम इनको। स्टीफन क्रेशन का सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी दूसरी भाषा को भी एक्वायर किया जा सकता है। नहीं तो हम क्या कहते हैं, रीजनल लैंग्वेज या मातृभाषा को ही एक्वायर करते हैं बिना एफर्ट और प्रैक्टिस के। इसको भी किया जा सकता है। अब इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी हैं, 5 परिकल्पनाएं दी हैं जिनके आधार पर किया जा सकता है एक्वायर सेकंड लैंग्वेज को भी। एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, इन्होंने कहा भाषा का एक्विजिशन सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है, इसलिए एनवायरमेंट मिलना चाहिए। लर्निंग फॉर्मल इंस्ट्रक्शन से आती है, ABCD सिखाने से। ये बातें आपको पहले से पता है, इन्होंने कुछ दुनिया से अलग बात नहीं की, बस इन सबको जोड़ के इन्होंने कह दिया कि भैया ऐसे एक्वायर कर लो, लर्निंग की बजाय ज्यादा बेहतर हो पाएगा। कि अगर आप एक्वायर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो नेचुरल है, सबकॉन्शियस प्रोसेस है। और अगर आप लर्न करोगे तो उसके लिए तो फॉर्मल एनवायरमेंट चाहिए, तो बेहतर कौन हो गया, एक्विजिशन हो गया। सेकंड है मॉनिटर हाइपोथेसिस। ये कहते हैं जब हम बोल रहे होते हैं, जब हम एक्वायर करते हैं तो अटरेंस होती है, यानी बोलते हैं, उच्चारित करते हैं। लर्निंग में मॉनिटर और एडिटर आता है, यानी बार बार अगर एडिटर हमारे दिमाग में आएगा, एडिटर बोले तो मॉनिटर क्या है, एक तरह से कि आपने इंग्लिश को इंग्लिश बोला और आपके दिमाग में यार नहीं यार मैंने कुछ तो गलत बोला, इंग्लिश होता है, इंग्लिश नहीं होता। अब ये क्या हुआ, ये मॉनिटर है आपके ब्रेन में जो लैंग्वेज लर्निंग की वजह से काम कर रहा है। अगर ये मॉनिटर बहुत ज्यादा काम करेगा, ओवर यूज करेंगे आप इस मॉनिटर का, तो आप फ्लुएंटली बोल ही नहीं पाएंगे, आप धारा प्रवाहिता से नहीं बोल पाएंगे, स्पीड में नहीं बोल पाएंगे। और फ्लुएंसी जरूरी होती है एक्यूरेसी से, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली याद रखिएगा। एक्यूरेसी है सटीकता, कि कोई गलती ना हो। अब गलती नहीं होगी और आप बोल ही नहीं रहे हो, तो उससे तो अच्छा है गलती करके बोल लें, है ना। तो हम कहते हैं ना बच्चे को भाई गलत बोलो लेकिन बोलो। अगर जो लोग मॉनिटर का यूज कम करेंगे तो उनको एक्यूरेसी सफर करेगी। जिनका मॉनिटर, जिनको पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं, बट वो बोलते तो स्पीड में बट गलत बोल जाते हैं। जैसे मेरी स्पीड तेज है बट मैं गलत जनरली नहीं बोलती हूँ भाषा को, है ना। तो वो एक्यूरेसी और फ्लुएंसी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ऑप्टिमल यूजर्स जो ठीक से बैलेंस्ड वे में यूज करेंगे मॉनिटर हाइपोथेसिस को, तो उनका जो लैंग्वेज फ्लुएंसी और एक्यूरेसी है दोनों ही बने रहेंगे। ये तो आप बेसिक बात समझते हो कि नहीं समझते हो। सर में दर्द तो नहीं हो रहा है तो चाय पी लो यार, है ना। एक्यूरेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए फ्लुएंसी है, ये आप ध्यान रखिएगा। फ्लुएंसी होती है धारा प्रवाहिता, जहां नंबर ऑफ थॉट्स आप प्रवाह में बह रहे हैं, तो बच्चे को अभिव्यक्त करना, उसका एक्सप्रेशन ऑफ थॉट ज्यादा जरूरी है कि वो थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश में या हिंदी में भाषा टूटी फूटी यूज कर ले, गलत यूज कर ले, बट खुद को अभिव्यक्त करे। लैंग्वेज को यूज करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन यूज ही ना करना, है ना। सटीकता से ज्यादा जरूरी क्या है भाई, प्राइमरी लेवल है या इवन 8 तक भी सटीकता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना फ्लुएंसी महत्वपूर्ण है, कि अपने आप को प्रवाहिता से वो कहे तो सही। सटीकता हो गया बिल्कुल एक्यूरेसी, तो सटीकता से ज्यादा जरूरी क्या है, फ्लुएंसी, ठीक है। तो एक बेसिक सी बात है। अब अगर हम बात करें नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस की, इन्होंने कहा है एक्विजिशन ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स फॉलोज अ नेचुरल ऑर्डर विच इज प्रिडिक्टेबल। यानी अगर आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सीखना है तो वो नेचुरली आ जाएगा जब आप एक्विजिशन कर रहे होते हैं, भाषा को एनवायरमेंट से सीख रहे होते हैं यूज कर करके। इनपुट हाइपोथेसिस क्या है, इनपुट से क्वेश्चन बहुत आता है कि आपको बच्चे को कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट देना है, यानी जो लेवल उसका है उससे +1, यानी जितना वो जानता है उससे हल्का सा ऊपर,
जिससे उसको थोड़ा चैलेंजिंग भी फील हो और वो कुछ नया भी सीखे, बोर्ड महसूस ना करे। -1 नहीं +1 इनपुट देना है। अफेक्टिव हाइपोथेसिस होता है, अफेक्टिव इमोशंस से जुड़ा है, जो आप उसमें पढ़ते हैं, क्या नाम है उसका, कोई तो है भाई कैप वाले, BS ब्लूम, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। अगर हम बात करें ब्लूम की, तो अफेक्टिव की उन्होंने बात इमोशंस से की है। तो यहाँ पे इमोशंस से मतलब है आपकी एंग्जाइटी, आपका मोटिवेशन लेवल, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा प्रभावित अगर करेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। अगर आपके इमोशंस पॉजिटिव हैं, आप एंग्शियस नहीं हैं, एक्साइटेड हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाषा को यूज करने में। ठीक है, अब फटाफट से समझते हैं कहानी क्या है। देखिएगा, नेचुरल ऑर्डर मतलब भाषा को नेचुरली सीखा जाना चाहिए। मॉनिटर हाइपोथेसिस क्या है कि आप मॉनिटर को बैलेंस्ड वे में यूज करें, बहुत ज्यादा भी कॉन्शियस ना हो और बहुत कम भी नहीं कि पता ही ना हो क्या बोल रहे हैं। एक्विजिशन बेहतर है लर्निंग से, ये पहली बात थी। अफेक्टिव है, इमोशंस पॉजिटिव आएंगे तो बेहतर सीखेंगे। इनपुट हाइपोथेसिस बहुत जरूरी है, +1 का इनपुट देना है। कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट, कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब जो बच्चे को समझ में आए, जिसका वो बोध कर पाए, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग काम। यही 5 चीजें इन्होंने कही हैं। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, 2 जगह से बहुत ज्यादा बनता है। एक तो इनपुट हाइपोथेसिस, तो +1 कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट, लेवल से बच्चे के थोड़ा सा ऊपर देना है। एक्विजिशन बेटर है, नेचुरली सीखने देना है, माहौल देंगे तो दूसरी भाषा को भी बच्चा एक्वायर कर लेगा, इन्होंने ये कहा है, पहली भाषा की ही तरह। मॉनिटर को बैलेंस्ड वे में यूज करना है, जो दिमाग में एडिटर अपने आप काम करता है कि सही बोल रहे हैं कि गलत। अफेक्टिव फिल्ट्रेशन, इमोशंस को पॉजिटिवली लेके चलना है ताकि बच्चा घबरा करके भाषा को यूज करना बंद ही ना कर दे। तो पॉजिटिव वे में, खत्म कहानी, है ना, एक था राजा एक थी रानी। चलो आ जाओ, अब लैंग्वेज स्किल्स पे आते हैं फटाफट से। लैंग्वेज स्किल्स आपको पता है 4 भाषाई कौशल होते हैं, LSRW, सुबोपाली, LSRW। ठीक, लैंग्वेज स्किल्स। ठीक, लिसनिंग, ये L बना हुआ देखा ना, गाड़ियों के पीछे लोग लगा देते हैं, पता नहीं कौन कह रहा था कि ये कोई फ्रेंड सर्कल में ही था कि ये गाड़ी सीखेगी ना, हाँ याद आ गया, क्योंकि ये गाड़ी सीखेगी, हमारी एक फ्रेंड है, कि इसके लिए ना डबल L लिखवाना पड़ेगा गाड़ी पे। वो लर्नर्स लाइसेंस में आता है ना, वो L लिखना पड़ता है गाड़ी के पीछे जब आप नया नया गाड़ी सीखते हो चलाना, ड्राइविंग मतलब। तो अगर हम बात करें तो वो रेड वाला जो L होता है, तो ये वही L है, लिस्टिंग वाला, लर्निंग वाला नहीं है। यानी आप दुनिया में आते हो, सुनते हो, ग्रहण करते हो। ठीक, फिर स्पीकिंग यानी आप बोलना शुरू करते हो, रीडिंग यानी आप पढ़ना शुरू करते हो, और राइटिंग। कई बार ऐसा होता है, या जनरली ऐसा होता है कि बच्चा स्क्रिबल करना पहले शुरू कर देता है पढ़ने से। स्क्रिबलिंग क्या होता है, स्क्रिबलिंग होता है कीलम काटी, एक तरह से इलेजिबल राइटिंग। इलेजिबल क्या होता है, आप पढ़ नहीं पाएंगे, वो कुछ भी पेन लेके टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी करता रहेगा, है ना। फ्री राइटिंग होती है, आप अपने थॉट्स को फ्लो में लिख रहे हैं। फ्री राइटिंग में जरूरी नहीं आप स्क्रिबलिंग ही करें। ठीक, तो स्क्रिबलिंग की अगर हम बात करें, बट कर सकते हैं, तो स्क्रिबलिंग क्या है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा जिसका कोई मीनिंग नहीं है, बच्चा पहले वो करना सीखता है, बाद में कई बार रीडिंग। हालांकि इसका जो ऑर्डर है, अगर आपसे पूछे इनका क्रम क्या होता है, तो LSRW ये इनका क्रम होता है। क्या ये क्रम में ही सीखे जाते हैं? जी नहीं। कैसे सिखाना चाहिए? इंक्लूसिवली सिखाना चाहिए, इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाना चाहिए। ठीक है ना। अगर नॉर्मल केस में पूछे कि क्रम में नहीं सिखाएं तो हाँ जी मत सिखाओ, है ना। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या पूछा है। इसमें हिंदी वाले सेशन में मैंने बहुत कहानी आपको इसके अराउंड सुनाई है। अब फटाफट से 2 चीजें समझ लेते हैं। लैंग्वेज स्किल्स में 4 स्किल्स हैं। लिसनिंग और रीडिंग को हम रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं या पैसिव स्किल्स कहते हैं, जिसमें आप बैठ करके बस रिसीव कर रहे हैं। जैसे अभी आप लिसनिंग और रीडिंग कर रहे हैं, या तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, तो यानी भर रहे हैं भाषा को अपने अंदर, रिसीव कर रहे हैं। तो ये रिसेप्टिव स्किल्स या पैसिव स्किल्स कहलाती हैं, क्योंकि आप यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रहे भाषा को। जबकि स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं या एक्टिव स्किल्स कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे भाषा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। जब मैं लिख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ तो मैं भाषा को प्रोड्यूस कर रही हूँ, बना रही हूँ एक तरह से। तो स्पीकिंग और राइटिंग प्रोडक्टिव हैं। इनको हम एक तरह से, प्रोडक्टिव को हम एक्सप्रेसिव स्किल्स भी कह देते हैं, यानी आप एक्सप्रेस करते हो इनके थ्रू। और जो आप रिसीव कर रहे हो रिसेप्टिव स्किल्स या पैसिव स्किल्स, वो आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग है। इतना जानना आपके लिए इनफ है। इनको इंक्लूसिवली सिखाएं, इंटीग्रेटेड फॉर्म में सिखाएं। लेकिन अगर पूछ ले सीक्वेंस क्या होगा तो LSRW कहें। सिर्फ सीक्वेंस में ही सीखी जाती हैं? जी नहीं। आते हैं फटाफट से रीडिंग पे, है ना। रीडिंग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव स्कैनिंग और स्किमिंग आपने सुनी होंगी। इंटेंसिव रीडिंग होती है कंपैरेटिवली छोटे टेक्स्ट के लिए। क्लास रूम में जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, थोड़ी गहनता से आप पढ़ते हैं, तो इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क्स। यानी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बुक के पीछे, चैप्टर के पीछे, और आप वो पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस और चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके लिए, तो आप इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं। यानी क्लासरूम रीडिंग जितनी भी होगी वो इंटेंसिव होगी। स्पेसिफिक लर्निंग एम है, पेपर देना है, इसलिए जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये इंटेंसिव है। स्पेसिफिक एम हमारे सामने है।
ठीक है ना, डिटेल में पढ़ेंगे, जरूरी समझेंगे चीजों को। ठीक, अगर हम देखें इंटेंसिव से ही कहीं ना कहीं जुड़ जाती है आपकी स्कैनिंग, क्योंकि वहां आप स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ रहे हैं कि आपको चैप्टर से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसको करना है, उसको आप ढूंढ रहे हैं। तो ये क्लासरूम से सेंट्रिक है, एक तरह से क्लासरूम में होती है ना। और यहाँ एक्सटेंसिव की प्रॉपर कुछ एम्स होंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये प्लेजर के लिए, मजे के लिए या एक्स्ट्रा में पढ़ने के लिए होती है। आपने गर्मियों की छुट्टी में नॉवल पढ़ने लग गए, कुछ एक्स्ट्रा गूगल से पढ़ने लग गए, वो एक्सटेंसिव में चला जाएगा। तो एक्सटेंसिव रीडिंग इज एन अप्रोच इन विच लॉन्ग टेक्स्ट एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मटीरियल। तो उसमें बहुत बड़ा मटीरियल हो सकता है, एक टेक्स्ट बुक नहीं, कई सारी टेक्स्ट बुक हो सकती है, मतलब आप अपनी मर्जी से किताबें खरीद रहे हैं चॉइस के लिए। आर रेड बाय दी स्टूडेंट्स फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, यानी एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक जिस्ट के लिए, एक सार के लिए, एक समरी के लिए, है ना। आप क्या करते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, है ना। आपको साइकोलॉजी पसंद है और आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई आपसे पेपर नहीं देने को कह रहा उसके बारे में। तो टीचर ने क्या किया भाई, गर्मियों की छुट्टी में एक चैप्टर पढ़ने को दे दिया बच्चे को, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव में है। स्किमिंग इसका पार्ट हो जाएगा। और इंटेंसिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंटेंसिव जो है वो आपका स्कैनिंग से जुड़ा हुआ है, यानी स्पेसिफिक, मतलब उसको हम जोड़ लेते हैं, जुड़ा हुआ तो क्या ये। और खुदा आ जाओ, डॉग बाइट्स निशा कोई लिख रहा है, आ जाओ। टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी, अब ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। गहन पठन और बारीकी में क्या अंतर है, अभी मैं कई सारे टाइप्स बताऊंगी, ये तो मैंने सिर्फ आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव इसलिए बता दिए क्योंकि प्लेजर के लिए, मजे के लिए पढ़ रहे हो, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, सिलेबस की किताब पढ़ रहे हो तो इंटेंसिव, आउट ऑफ सिलेबस या मजे के लिए पढ़ रहे हो तो एक्सटेंसिव। ठीक है जी, या टीचर ने कह दिया इस पे और एक्स्ट्रा पढ़ के आना घर से दूसरे। कोई कह रहा है रिंग पहन के जा सकते हैं, भाई रिंग, बेल्ट, चेन, गोल्ड चेन वगैरह कोई आज पूछ रहा था, मंगलसूत्र, ये सब चीजें अवॉइड करें। हद से हद इयरिंग्स पहन जाएं, वो भी ऐसे नहीं जो झुमके अलग से चमक रहे हो, ठीक है ना। फालतू में दिक्कत होगी आपको, फिर रखते फिरोगे ना इधर उधर, मना किया हुआ है उन्होंने। वोकैबुलरी के टाइप्स होते हैं, यानी शब्दावली कह रहे हैं, हम शब्द भंडार कह रहे हैं कि कितने शब्द हमें आते हैं। 2 प्रकार की होती है, एक एक्टिव वोकैब और दूसरी पैसिव वोकैब। एक्टिव वोकैब वो है जो ऑफन हम यूज करते हैं, बार बार फ्रिक्वेंटली हमारे इस्तेमाल में आते हैं जो शब्द, वो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं जिन शब्दों को हम बार बार, जैसे बार बार क्या हो सकता है, डॉग, है ना, निशा, डॉग, और क्या हो सकता है भाई, वाटर, है ना, या फॉर दैट मैटर दो भी क्या है, काफी शब्द यूज होता है, दीज, मतलब और भी ऐसे बहुत शब्द हो सकते हैं जिनको आप डेली बेसिस पे यूज करते रहते हैं। राहुल को दिखाइए, राहुल थोड़ा शर्मीला व्यक्ति है, पूछेंगे अगर उसको दिखना होगा कभी। पैसिव वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी बोले तो निष्क्रिय वोकैब, पैसिव मतलब निष्क्रिय, ये फ्रिक्वेंटली यूज में नहीं आते, ये रेयर यूज में आते हैं कभी, लेकिन आप इनको सुन के और पढ़ के पहचान लेते हो, लेकिन आप यूज नहीं करते इनको, तो रेयर यूज है इनका। जैसे एक शब्द है अंग्रेजी में वर्मिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने भी ग्रेजुएशन में कहीं लिटरेचर में पढ़ा होगा, अब तो याद भी नहीं है ठीक से। वर्मिलियन ही होता है ना, सिंदूर को बोलते हैं आई थिंक, कुछ और तो नहीं होता है, देख लो यार एक बार। या इलोप शब्द बहुत यूज होता है कि 2 प्रेमी इलोप हो गए, गायब हो गए, लुप्त हो गए, लुप्त तो नहीं हुए, खैर वो अलग होता है। तो ये हम नॉर्मल भाषा में यूज नहीं करते, लेकिन इन शब्दों का मतलब हमें पता होता है ना, इन शब्दों का मतलब हमें पता होता है, यूज नहीं करते बस हम। यूज क्या करते हैं, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो फलाने, है ना, तो वो एक्टिव वोकैबुलरी है। हिंदी में सिंदूर यूज होता है, लेकिन अंग्रेजी का जो वर्मिलियन शब्द है वो हम यूज नहीं करते एज सच, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें, हाँ, तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम जानते तो हैं लेकिन जिनका प्रयोग नहीं होता। जैसे थिजॉरस वर्ड हम यूज नहीं करते, हम डिक्शनरी वर्ड यूज करते हैं। तो डिक्शनरी एक तरह से एक्टिव वोकैब में आ गया, लेकिन थिजॉरस जिसका मतलब लगभग सेम ही है, वो हम पैसिव वोकैब में हमारी, हम थिजॉरस यूज नहीं करते एज सच। चेक तो कर लूं, पता चले बेइज्जती हो गई बाद में। हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि कोई तो वाइगर लिख रहा है, मतलब हमें इतना पागल समझो, कुछ भी कहोगे हम मान लेंगे। देखिएगा, हाँ, जैसे फलाने वर्ड मेरे लिए क्या है, एक्टिव वोकैब का पार्ट है। तो जिन वर्ड्स को हम फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं वो एक्टिव वोकैब, जिनको रेयर यूज करते हैं बट उनका मतलब हम समझ जाएंगे पढ़ के या कॉन्टेक्स्ट में समझ जाएंगे संदर्भ में, उनको हम पैसिव वोकैब में कहते हैं। जो साइट वर्ड्स होते हैं वो एक्टिव वोकैब में आएंगे कि पैसिव वोकैब में? ऑप्शन ए है एक्टिव वोकैब, ऑप्शन बी है पैसिव वोकैब। पी फॉर पैसिव, ए फॉर एक्टिव। बताओ फटाफट से। जो साइट वर्ड्स हैं, साइट वर्ड्स कौन से होते हैं? दृश्यात्मक शब्द, हिंदी में बताए थे ना। देखिएगा, ए में आएंगे कि बी में आएंगे? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट करते हो। तो साइट वर्ड किसका हिस्सा है भाई? एक्टिव वोकैब का हिस्सा होंगे ना, क्योंकि साइट वर्ड्स वो हैं जिनको एक नजर में ही प्यार होता है, हमने सुना है, मतलब एक नजर में पहचान जाते हो आप। उस दिन एग्जांपल दिया था ना, है ना, आपके घर वाले आपको किसी भी रूप में पहचान जाते हैं एक नजर में।
आप सर पे हेलमेट लगाइए, दुपट्टा बांधिए, जो करना है करिए, है ना। तो ये क्या हुआ, साइट वर्ड्स, एक नजर में आप पहचान जाते हो इनका मतलब, क्योंकि बार बार आ रहे होते हैं तभी तो साइट वर्ड्स हैं, है ना। जैसे दैट हो सकता है, वॉज हो सकता है, यूज हो सकता है, वाटर हो सकता है, यानी इनको एक नजर में, ये एक्टिव वोकैब में तो है ही, लेकिन इतने आसान है आप तुरंत से पहचान जाएंगे, है ना। तो दैट, वॉज, यूज, वाटर, दीज, जो भी आसान आसान से शब्द हैं, कैट, टीवी, ठीक। जैसे डीमोनेटाइजेशन एक शब्द जो हम कह रहे थे ना, नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन एज सच हमने रेयरली कभी यूज किया होगा अपनी वोकैबुलरी में, सामान्य भाषा में, तो वो हमारे लिए पैसिव था, पैसिव वोकैबुलरी का पार्ट था कि हम समझ लेंगे कॉन्टेक्स्ट में, अगर किसी चैप्टर में आए या कुछ कहीं किसी टेक्स्ट में आए, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, लेकिन वो हमारी एक्टिव वोकैबुलरी बना दिया गवर्नमेंट ने उसको। डीमोनेटाइजेशन शब्द इतना यूज हुआ उसके बाद। या कोरोना में अगर हम बात करें तो हम जो किसकी बात कर रहे थे, क्या करते थे, सैनिटाइज, तो चलो वो तो नॉर्मल वर्ड था, उसके अलावा एक और शब्द था ना, एक वो रेमडेसिविर नाम का जो इंजेक्शन था, वो एक्टिव वोकैब बना दिया था हमारी। इसके अलावा क्या कहते हैं उसको, सेक्लूजन को क्या कहते हैं, कोरोना, आइसोलेशन भी नॉर्मल वर्ड है, एक और क्वारंटीन, राइट। तो क्वारंटीन क्या था, एक तरह का हमारे लिए पैसिव वोकैबुलरी था, या पैसिव भी मुश्किल ही होगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते चलो, एक्टिव बना दिया क्वारंटीन को, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी शब्द है, डीमोनेटाइजेशन एक्टिव हो गया। तो साइट वर्ड क्या है, जिनको एक नजर में पहचान पाओ आप, ठीक है। तो साइट वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन आर रीडिंग एंड राइटिंग, लिखते और पढ़ते समय जो बार बार नजर आते रहते हैं और जिनको हम पहचान लेते हैं एक नजर में। अब आती है स्कैनिंग की बात। स्कैनिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो स्कैनिंग हिंदी में भी आप रीडिंग, ये क्या है, रीडिंग की टेक्निक है, फास्ट मतलब तेज पढ़ने में काम आती है ये दोनों ही, स्कैनिंग और स्किमिंग रीडिंग टेक्निक्स हैं, तकनीक है बेसिकली, ठीक। क्या है स्कैनिंग, टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली, यानी स्पीड में होगा ये, क्विकली, अंटिल यू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। यानी आप डिक्शनरी में कोई मीनिंग ढूंढ रहे हैं किसी शब्द का, तो आप फटाफट से पलटेंगे और ढूंढते जाएंगे। जैसे मैं उस दिन पैसेज सॉल्व कर रही थी और मैं डा कर रही थी, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ रही थी वहां पे जो उस क्वेश्चन में था। तो आप स्कैन कर रहे हैं, जब आप एक पैसेज का क्या कर रहे हैं, आप एक पैसेज में कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसके मीनिंग को ढूंढने के लिए आप फटाफट से गए भागे हुए, तो ये इंटेंसिव से जुड़ सकता है ना, ठीक है ना। कोई कह रहा आपसे सस्ता, आपसे अच्छा कोई नहीं, आप बहुत बेस्ट टीचर हो, ये बेइज्जती समझूं या ओ गॉड सॉरी, मजाक कर रही हूं, आ जाओ, धन्यवाद। तो टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, जस्ट क्योंकि आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, स्पेसिफिक फैक्ट। स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली, स्पीड में पढ़ रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स। आप गए होगे मॉल में, मॉल की एंट्री पे जाते हो, एयरपोर्ट पे एंट्री जो सिक्योरिटी चेक होता है, या फिर अगर मैं बात करूं आप प्रिंटर से या इस फोन से भी अगर आप एक पेपर स्कैन करोगे तो वो एक एक डिटेल को स्कैन करेगा, मतलब स्पेसिफिक डिटेल की जब हम बात कर रहे हैं। जब आप डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढ रहे हो, उस दिन मैंने एग्जांपल दिया था 3 इडियट वाला, कि जब आप मेरिट में अपना नाम ढूंढ रहे हो तो आपका ध्यान अपने नाम पे, आप फटाफट से देखते हो अच्छा मेरा लिस्ट में नाम है कि नहीं है, तो वो स्कैनिंग है। जब आप फोन में, मोबाइल में अपने नंबर ढूंढ रहे हो किसी दोस्त का, तो आप स्कैन करते हो, एस वाले नंबर सारे एक साथ आ जाएंगे, तो आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए फटाफट से पढ़ते हो, वो स्कैनिंग है। अब अगर हम बात करें 3 इडियट की, ये पिछले साल भी मैंने एग्जांपल लिया था, नोटिस बोर्ड में आप नाम ढूंढ रहे हैं, भाई फरहान कुरैशी कहाँ है, तो आपका सीधा ध्यान जाएगा फरहान कुरैशी या राजू रस्तोगी पे, तो ये स्कैनिंग कर रहे हैं आप, ठीक। तो मिल जाएगा तो ऐसी शक्ल बन जाएगी, अगर पास नहीं हुए हो तो। स्किमिंग पे आते हैं, मतलब दुखी वैसे नहीं कह रही हूँ। स्किमिंग की अगर हम बात करें तो स्किमिंग क्या है भाई, जस्ट सार के लिए, समरी के लिए पढ़ना। आइडिया लग गया आपको, 3 घंटे की मूवी 30 मिनट में बता दी अपने दोस्त को, क्या है ये, स्किमिंग है। मक्खन मक्खन निकाल लिया, बाकी सब छोड़ दिया। हालांकि मूवी रीडिंग का पार्ट नहीं है ये, जब आपने कोई कहानी पढ़ी, कोई नॉवल पढ़ी और उसको 20 मिनट में बता दिया, वो स्किमिंग कहलाएगा, क्योंकि ये रीडिंग टेक्निक्स हैं दोनों, ठीक है ना। तो स्किमिंग इज रीडिंग रैपिडली, यहां पे भी रैपिडली ही पढ़ रहे हो आप, इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू, यानी आपको एक सामान्य आइडिया चाहिए उस चैप्टर के बारे में, उस मटेरियल के बारे में, है ना। आपने फटाफट से न्यूज़पेपर को देखा, पलट पलट के आइडिया लिया, अच्छा इसको आज किस बारे में न्यूज़ है, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं आगे। जब आप किसी किताब को आप खरीदने गए हो, कोई नॉवल या कोई बुक स्टोर पे आप गए हो और आप फटाफट से देख रहे हो उसमें क्या होगा लूं कि नहीं लूं, तो आप एक आइडिया ले रहे हो कि ये किस बारे में है। तो जब समरी लिखा हो, जब आपको एक पैसेज दिया और उसका टाइटल लिखने को कहा है, दैट मीन समरी के आधार पर आपको ये बताना है कि किस बारे में है। तो जस्ट या जनरल ओवरव्यू
या समरी, ये कहाँ आएंगे? स्कैमिंग में। तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग हो गई एक प्रकार की, है ना। तो जब आप न्यूज़पेपर में बस आइडिया लेने के लिए पढ़ रहे हो, जब आप न्यूज़पेपर में कुछ ढूंढ रहे हो कोई स्पेसिफिक न्यूज़, तो वो आपकी स्कैनिंग हो गई। जब आप ओवरऑल देख रहे हो किस बारे में है, तो स्किमिंग हो गई, ठीक है ना।